हर्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। आज जो वर्क है हमारे पास वन ऑफ द फे बाय जोसेफ कॉनरेड की राइटिंग है। तो जोसेफ कॉनरेड की द हर्ट ऑफ डार्कनेस बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटिंग है। तो जो राइटिंग सबसे पहले इसमें इस वीडियो में आपको इसकी ओवरऑल थोड़ी देखो लंबी वीडियो होगी और इसमें आपको सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से सारा कुछ फुली एक्सप्लेन मिलेगा विद द आंसर राइटिंग टिप्स आपको और बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप आंसर राइटिंग के लिए और होल एनाटॉमी के लिए एक तरह से पूरा डीप एनालिसिस के लिए आए हो तो बिल्कुल परफेक्ट चैनल पे आप आ रखे हो अभी। ठीक है, तो जोसेफ कॉनरेड की राइटिंग है, तो स्टोरी विद इन स्टोरी का टाइटल मिलता है इस राइटिंग को। कहानी के अंदर एक कहानी के अंदर एक और कहानी चल रही होती है। तो ये नॉवेल उसका एक एक्सलेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही एक्सलेंट एग्जाम्पल है किसका, स्टोरी विद इन स्टोरी का। तो जैसे यूजीसी नेट और वैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भाई स्टोरी विद इन स्टोरी का कौन सा इनमें से परफेक्ट एग्जाम्पल है, द हर्ट ऑफ डार्कनेस। पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है। ठीक है, बाकी जैसे आप बने रहोगे इस पूरे एंड तक वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से सब कुछ समझ आ जाएगा। अब फटाफट शुरू करते हैं ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो। अब फटाफट की इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के लिए की फैक्ट्स जरूरी है। द फुल टाइटल इज द हर्ट ऑफ डार्कनेस, वो पता ही है। विक्टोरियन एज की राइटिंग, और विक्टोरियन एज को आपको पता है एक 1959 में द थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल इन द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट डार्विनियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिस थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया कि एनिमल और जो ह्यूमन है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जो है पहले माना जाता था फेस ऑफ गॉड, भगवान का चेहरा है धरती के ऊपर, अब ऐसा नहीं माना जाता था क्योंकि डार्विन ने प्रूव कर दिया था कि सिर्फ मेटिंग, ठीक है, मीटिंग के लिए और फूड के लिए और शेल्टर के लिए, जैसे इंसान एनिमल्स सॉरी जैसे लड़ते हैं वैसे इंसान भी आपस में लड़ते हैं। और इसी में जो बचे थे जो सबसे पावरफुल बचे थे वो याद सर्वाइव कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि पहले ह्यूमन जो थे वो एनिमल्स थे। तो ऐसा कोई फेस हो, इसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए जितने भी नॉवेल की राइटिंग थी। अब वो नॉवेल राइटिंग जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन आप फ्रंट कवर और पेज पे देख सकते थे, जैसे मिसेस वैरेंस प्रोफेशन बाय जी बी शॉ। तो मिसेस वैरन को जो है, मिसेस वैरन का प्रोफेशन क्या था, वो प्रॉस्टिट्यूट थी और उसको कवर पेज पे डाल दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की चीज़, क्योंकि अब सबको पता चल गया भाई एनिमल है तो जानवर है तो आपस में सब कुछ होता ही है। ठीक है, तो इसमें कोई हम भगवान का चेहरा नहीं, तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आ गई थी नॉवेल राइटिंग में। तो ऐसी एज में विक्टोरियनिज्म और मॉडर्निज्म एज में ये राइटिंग लिखी गई थी, कौन सी, द हर्ट ऑफ डार्कनेस। 1899 की है, तो वेरी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बिल्कुल एंड में 1901 में विक्टोरियन एज पूरी ख़त्म हो जाएगी द क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ। यॉनरा क्या है, कॉलोनियल लिटरेचर है। ठीक है, तो कॉलोनियल लिटरेचर है, हमें इसमें अफ्रीका का डार्क कॉलोनाइजेशन दिखाया जाएगा। जैसे कि जो यूरोपियन से, मान लो जो यूरोप है, यूरोप के अंदर कंट्री 1 लगा लो, कंट्री 2 लगा लो, कंट्री 3 लगा लो, इन कंट्री 4, ये कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। तो इसके लिए रिसोर्सेज और वेल्थ के लिए ये सब अफ्रीका को प्लंडर करते थे, इसलिए अफ्रीका का डार्क कॉलोनाइजेशन इसमें देखने को मिला है। बहुत ही बुरी तरह से अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया, उसके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे। क्वेस्ट लिटरेचर का भी एग्जांपल है, आईडी और सिगमंड फ्रूड जैसे आईडी कंसेप्ट को भी इसमें देखने को मिलता है आपको बिल्कुल साफ। दिस इज़ अगैन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ स्टोरी विद इन ए स्टोरी। जब कहानी चलेगी आपको पता ही चल जाएगा। क्लाइमेक्स में क्या है, मार्लो इन द कोर्ट्स, की एंड में देख ही लेना आप, और फर्स्ट पर्सन नरेटिव में ही। यहाँ पे स्लाइड पे वर्ल्ड मैप और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से अफ्रीका को, यहाँ पे देखो अफ्रीका, ये पूरा आपके पास अफ्रीका है। और जो कहानी है ये कहाँ पे डिज़ाइंड है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पूरी कहानी जो बेल्जियम कॉन्गो, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे डिज़ाइन है। अफ्रीका में इजिप्ट जैसे सूडान, इथोपिया, केनिया है ना, और सोमालिया, ये साइड में देखो मेडागास्कर। तो ये जो बेल्जियम कॉन्गो है ये जो है यहाँ पे कहानी है वेरी हर्ट ऑफ द अफ्रीका। आप अफ्रीका के बिल्कुल हर्ट पार्ट देख सकते हो। अगर हम जोग्राफिकल टच के थ्रू बात करें, जोग्राफिकल अगर एसेंस देखें, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं दी हर्ट ऑफ डार्कनेस। अगेन मैं डार्कनेस कई बार बता दिया, डार्कनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, किस तरह से अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया जा रखा था। और ये जो कॉलोनाइजेशन है दिस इज़ अगेन दी डार्क कॉलोनाइजेशन के, अफ्रीका को रिसोर्सेज के लिए और किस तरह से बाकी जो यूरोपियन नेशंस हैं वो बार बारी प्लंडर कर रहे थे अफ्रीका को। तो अगर जोग्राफिकल टच के थ्रू अगर समझे तो बेल्जियम कॉन्गो जो है बिल्कुल हार्ट ऑफ डार्कनेस हम कह सकते हैं। और इसमें ये रिवर भी है, देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो या बेल्जियम कॉन्गो पहले कह सकते हो। इसमें ये जो रिवर है इसके आसपास जो सीन है वो सेट है। अब बात चलती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। दी हर्ट ऑफ डार्कनेस, द
द हार्ट ऑफ डार्कनेस अगर हम सिंपल सी बात करें तो यूरोपियन नेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया, यूरोपियन नेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ थी, जैसे मान ली कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, ये कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के से कॉम्पीट कर रही थी, और कॉम्पीट करने की वजह, कॉम्पीट कर क्यों रही थी, इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ के टर्म में, कि कौन किससे ज़्यादा जो है, किस पे ज़्यादा वेल्थ है। और वेल्थ को एक्वायर करने के लिए इन्होंने प्लंडर करना शुरू कर दिया, किसको, अफ्रीका को कॉलोनाइज़ करना बहुत ईजी था, क्योंकि इनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा उस समय वीक था। और कल्चर वीक का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या है, ये सारे बिलीव करते थे मास्क पे, यानी इनका भगवान एक तरह का जो परफॉर्म करते थे ये कल्चर में, कि मास्क को डालना है, उसके बाद डांस परफॉर्म करना है, तो वो इनका भगवान होता था। तो जब भी ब्रिटिशर ने क्या करा, इनको इनके मास्क पे यूरिन कर दिया, और फिर इस तरह से इन्हें कल्चर से अप्रूव कर दिया, कि जब इन्हें लगा कि जब इनके भगवान के ऊपर ये ऐसा कर दिया गया तो फिर कुछ बचता ही नहीं। तो इसीलिए इंडिया को कॉलोनाइज़ करना बहुत टफ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं पहले ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया गया था ओनली फॉर द रिसोर्सेज। और फिर जो है, और बात जब कॉलोनाइज़ कर रहे थे अफ्रीका को, तो ये कहते थे वो उसे सिविलाइज़ कर रहे हैं अफ्रीका को। इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये सारे बारबरिक है, यही इंडिया के टर्म्स में भी बोला था, ये बारबरिक है। और हम सब जो वाइट मैन बर्डन, आपने सुना होगा वाइट मैन बर्डन, यानी हमारे ऊपर एक तरह का बोझ है जो कि भगवान ने दे रखा है, कि तुम जैसे जो लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, इन सबको सिविलाइज़ करना, इसी को बोला जाता है वाइट मैन बर्डन। यानी सफ़ेद चमड़ियों के ऊपर एक बर्डन है, कि उन्हें अपने जैसा सबको बनाना है। इस वाइट मैन बर्डन के कंसेप्ट जैसे ने अफ्रीका को बहुत ही डार्क कॉलोनाइज़ किया। अदर बुक्स अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे जो लिखी गई है, देखो डार्विन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया था। डार्विनियन इम्पैक्ट की वजह से मैंने बोला ऐसी किताबें जो हैं वो मार्केट में आनी शुरू हो गई थी। पर हाँ, जोसेफ कॉनरेड ने उस समय बहुत सही तरह से एक पैरेलल वे से कंसेप्ट को मूव करा, और कल्चर की वाइटलिटी और कल्चर की पावर और एक रियलिस्टिक बेस्ड राइटिंग को लिखना, दैट इज़ अगेन जो कि है बहुत ही, उस समय अगर मैं बात करूँ तो एक्सीलेंट राइटिंग मानी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि जोसेफ कॉनरेड ने इस कॉलोनियल लिटरेचर जैसी थीम को कैरी ऑन करा इस एज में। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात है, इसके बाद तो वर्ल्ड वॉर वाला आ जाएगा टाइम। पर उससे पहले अगर हम किसी उसको, अगर राइटर को देखते हैं थ्रू हिस्टोरिकल, अगर हमें चाहिए हिस्टोरिकल एसेंस चाहिए और सोशल पर्सपेक्टिव चाहिए, सोशल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो जोसेफ कॉनरेड को इसमें बहुत ही ऊपर माना जाता है। अब यहाँ से जैसे आपको दिखो, आप ओनली थ्रू समरी जो है वो लिख के आ जाओगे, यानी समरी उतार दी और नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें बिल्कुल एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब है हर कुछ विद परफेक्ट उस टाइम और उस एज में और भी क्या क्या ट्रेंड मूवमेंट चल रहे थे, और भी इसके क्या क्या अलग अलग जो है हम जो मीनिंग निकाल सकते हैं, वो सारा कुछ निकालने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, फटाफट पहले समरी को कवर करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी फाइनली समरी की। समरी कुछ भी नहीं है, लाइन में ख़त्म करना चाहूँ तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि यूरोपियन जो है एक बिज़नेस होता है, उस यूरोपियन बिज़नेस में एक मार्लो नाम का कैरेक्टर है जो कि पायलट होता है स्टीमशिप का। वो सिंपल ब्रिटेन से मूव करता है अफ्रीका में, और अफ्रीका से फिर वो कॉन्गो रिवर की तरह उस पे जाते हैं, और वहाँ जाके वो कुड्स से मिलता है। और उसने कुड्स के बारे में बहुत सुना होता है कि कुड्स ऐसा है वैसा है। और कुड्स जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या करता था, वो एक्सपोर्ट करता था किस चीज़ को, हाथी के दांत को। तो पूरी कहानी हाथी के दांत के एक्सपोर्ट उस पे है, और हाथी के दांत को एक्सपोर्ट करता था वो। और जो ये जो मार्लो है, मार्लो को सिंपल उतारा गया था इसी उस पे यूरोपियन बिजनेस में, वो स्टीम शिप के पायलट था वो जाता है आउट स्टेशन पे रुकता है। यानी ये जिस तरह की हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका को दिखा रखा है, अफ्रीका के ब्रिटेन से पहले वो आता है, और यानी थेम्स रिवर लंदन में कहानी बता रहा होता है वो एक स्टीम शिप के ऊपर बैठ के। और फिर वो बताता है कि मैं एक बार गया था अफ्रीका में, कॉन्गो रिवर के ऊपर गया था मैं सिंपल, और वहाँ जाके मैंने वहाँ स्टीम शिप उसकी ख़राब हो जाती है, तो वो उसको 3 महीने रिपेयरिंग में लगते हैं। तो वो कहता है कि मैंने बहुत सारा नाम सुना था कोट्स का, एनली वो कोट्स से मिलता है, और कोट्स एंड में कहता है दी हॉरर कहानी ख़त्म, बस। ठीक है, पर यहाँ से चले मत जाना वापस, ठीक है, कि भाई कहानी ख़त्म होगी निकलो, ऐसा नहीं। अब हमें जो पर्सपेक्टिव देखो, आई थिंक 70 स्लाइड्स है इसमें, पर यहाँ से भी मत भाग जाना कि 70 स्लाइड्स यार कैसे होंगे। सिंपल से एक बात बताना चाह रहा हूँ, कहानी बस इतनी ही है। बाकी हम सब जो देखेंगे वो उसके अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे, हमारा ये काम है, ठीक है। और किस तरह से स्टोरी विद इन स्टोरी चल रही है ये है, नहीं तो कहानी में कुछ नहीं है। बस एक वो उस तरफ से एक मार्लो नाम का कैरेक्टर आएगा, वो अफ्रीका जाएगा और कुड से मिलेगा,
और उसके बाद कुछ बोलेगा दी हॉरर, हॉरर कहानी ख़त्म होगी, ठीक है। ये दी हर्ट ऑफ डार्कनेस। अब शुरू करते हैं इस कहानी को बिल्कुल एक वे और एक सिस्टमैटिक वे से, क्योंकि भाई हमें तो पेपर देना है वहाँ पे, है ना। अब ऐसे अगर करेंगे तो ऐसे बात बन नहीं पाएगी। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, सबसे पहले कहानी की शुरुआत में हमें नरेटर स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले हमें ये देखना है स्टोरी विद इन स्टोरी का पैटर्न कैसे नरेटर के थ्रू हमें एक कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। वो कौन है? मार्लो, ठीक है। तो मार्लो कैरेक्टर नरेटर के थ्रू हमें पता चलता है, यानी जैसे ही आप नॉवल खोलोगे आपको एक नरेटर मिलेगा जो कि नरेट करेगा कहानी को। नरेटर ये बताता है कि एक थेम्स रिवर सभी को पता होगा, है ना, कि लंदन में थेम्स रिवर है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो थेम्स रिवर के ये तो माउथ पे यहाँ पे एक शिप खड़ी हुई है, और उस शिप के ऊपर कुछ क्रू मेंबर्स और कुछ लोग जो है वो रेस्ट कर रहे हैं रात को। उन्हीं में से एक कैरेक्टर होता है मार्लो। और मार्लो फिर यहाँ कहानी बताएगा किस चीज़ की, कि ऐसे ही मैं एक बार पायलट हुआ करता था स्टीम शिप का। तो पायलट कैसे बना वो स्टीम शिप का? उसकी आंट ने जैक लगाया, एंड सिंपल, उसकी आंट की बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो उसने उसको इतनी क्रीम लेयर जॉब दिलवा दी, यानी पायलट स्टीम शिप का। और वो यूरोपियन बिजनेस, है ना, यूरोप के जो नेशन थे वो आपस जो वो बिज़नेस करते थे, और बिज़नेस क्या था उनका? रिगार्डिंग टू द रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, यानी अफ्रीका के रिसोर्सेज अभी इसमें क्या बता रखा है, यानी सिंपल हाथी के दांत। तो काम क्या, जहाँ पे उसे पायलट लगाया गया था स्टीम शिप पे, उस स्टीम शिप को मूव करना होता था कॉन्गो रिवर, ठीक है। अब कॉन्गो रिवर कहाँ पे? मैंने दिखाया था आपको लास्ट में, क्या अफ्रीका के बिल्कुल एट दी हर्ट आपको कॉन्गो मिलता है, बेल्जियन कॉन्गो, और वहाँ पे कॉन्गो रिवर है। तो कहानी को वो ऐसे कनेक्ट करता है, वो बताता है कि ऐसे ही जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं थेम्स रिवर के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, तो वो सभी मेंबर को बताता है एक टाइम मैं भी जो पायलट हुआ करता था स्टीम शिप का, और मैं कॉन्गो रिवर की तरफ गया। मेरी जॉब जो थी वो यूरोपियन बिजनेस आउटफिट कंपनी में थी, और मेरा काम क्या था वहाँ पे सिंपली, कि हमें वहाँ जाना होता था अफ्रीका में, और अफ्रीका में हाथी के जो दांत हैं वहाँ पहुँच के उसे यूरोप में एक्सपोर्ट करना होता था। यानी ये जाए गई तो यहाँ से पहले अफ्रीका में वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ सारे उनको अरेंज करेंगे, और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट करेंगे अपने ही नेशन में। जिस तरह से इंडिया को भी रिसोर्सेज को उन्होंने यूज़ करा था, इसी को बोला जाता था ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया के रिगार्डिंग। यानी वेल्थ एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज सब गायब करते जा रहे थे वो, और पैसे भी। ऐसे ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है यहाँ पे ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज है जो अफ्रीका का हो रहा है, यानी ये ब्रिटिशर वहाँ पहुँचेंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा था, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया कि यूरोपियन जो है कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी, और एक दूसरे से ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करने के लिए मूव कर रही थी। ऐसे में वो क्या कर रहे थे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ओवरलैप करने के लिए वो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, और कॉलोनाइज़ करने की। इसी टाइम पे अफ्रीका कॉलोनाइज़ हो गया, और अफ्रीका का क्योंकि कल्चर अगर हम बात करते हैं भगवान के तौर पे, तो ओनली द मास्क आपको मिलेगा जिसको वो पहन के मुखौटा सा नाचते थे। फिर आपको पता है ब्रिटिशर ने किस तरह से उस पे यूरीन कर दिया, ठीक है। और फिर इनका कल्चर के साथ ये क्या है, इनका जो बॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल, कमज़ोर पड़ गया। इसी वजह से अफ्रीका जल्दी कॉलोनाइज़ हुआ। तो दोबारा कहानी पे आते हैं, नरेटर है, नरेटर हमें मार्लो के बारे में बताता है। मार्लो जो है वो शिप के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और वो शिप जो है वो थेम्स रिवर दिखा रखा है। तो दो पैरेलल वे से मूव करेगी, एक तरफ हमारे पास इंग्लैंड का रिवर है थेम्स, और दूसरी तरफ अफ्रीका का रिवर है कोंगो। तो यहाँ से कहानी में इसमें जा रही है, और नरेटर के थ्रू हम कहानी के अंदर और एक और कहानी में जा रहे हैं। इसीलिए इसे टाइटल दिया जाता है स्टोरी विद इन स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी विद इन स्टोरी का पैटर्न के अंदर डाला जाता है इसे, द हर्ट ऑफ डार्कनेस को। फिर ये क्या करता है, फर्स्ट ही ट्रैवल द यूरोपियन सिटी। अब देखो, पहले तो इसका क्या है, ये पायलट लगता है स्टीम शिप में, तो पहले यूरोपियन सिटी यानी यूरोपियन जो वो बिज़नेस आउटफिट कंपनी है उस पर जाना पड़ेगा, तभी वहाँ रजिस्टर करवाएगा ये अपने आप को, ठीक है। अब हम मिशन क्या कहते हैं, अब हम सिंपल निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, बिज़नेस टूर पे। तो आप बिज़नेस टूर पे जब जा रहे हो कि बिज़नेस ऑफिशियल उस पे हो तुम, तो पहले यहाँ पे उसे यूरोप में जो है वहाँ उस कंपनी के रिगार्डिंग वहाँ जाना पड़ा। फिर वहाँ से उसे प्रोजेक्ट किया गया कहाँ पे, अफ्रीका में। और अफ्रीका में प्रोजेक्ट किया गया, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, फाइनली हम इंग्लैंड मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से इन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, यानी किसको, कि यूरोपियन बिजनेस के थ्रू अफ्रीका में देखो, जैसे अभी आपको अफ्रीका के बिल्कुल अंदर पहुँचना है, यानी एट दी हर्ट है वो, ठीक है। बिल्कुल आपको बिल्कुल बीच में पहुंचना है अगर अफ्रीका के, तो इससे पहले आपको आउटर स्टेशन पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ब्रिटिशर का आउटर स्टेशन है। यहाँ पे जैसे ही आओगे, यहाँ पे कुछ वो लोग मिलेंगे जो कि ब्रिटिश कंपनी, अगेन जो कंपनी आउटर स्टेशन से कनेक्टेड लोग हैं। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो कंपनी के बैठे होते हैं जिनको डीप नॉलेज होती है रिगार्डिंग टू दी कॉन्गो, वहाँ का
वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में कि किस तरह से हमें अंदर पहुँचना है अफ्रीका के। तो यानी ये जो पायलट है, अब ये पायलट यहाँ पे आएगा इस कंपनी का, तो ये कंपनी का कौन से वाला है, ये आउटर स्टेशन है। ऐसे ही एक इनर स्टेशन हुआ करता था। इस इनर स्टेशन को जो चलाता था कुड्स। यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो देखने को मिलता है। कुड्स जो था वो इनर स्टेशन पे चलाता था। कहते थे कुड्स अकेला 20 से 30 है ना, प्रिसाइज मत लेना कभी 20 या 30 इतने, ठीक है। यानी कहते हैं ना कि 100 का काम अकेला एक कर देना, ऐसा कुछ था कुड्स, जो कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता था किसके, हाथी के दांत का। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ये करता था। तो जब तक अगर ये एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा करता था कि इसकी बहुत ही डीप नॉलेज थी, तो कि इसके बारे में जो इसे ये सिंपल बता दें, इनर स्टेशन पे कुड्स है और आउटर स्टेशन पे पहले ये आया, कौन आया हमारे पास, फाइनली मार्लो, जो कि पायलट है स्टीमशिप का। और यहाँ पे इसे कौन मिलेगा, द कंपनी का चीफ अकाउंटेंट, ठीक है। अब ये इसे ज्वाइन करेंगे, यानी मेंशन अ रिमार्केबल नेम, वो पहली बारी बताता है कुड्स के बारे में, जो कि कंपनी का इनर स्टेशन चलाता है जंगल के अंदर रह के, और वो एक्सपोर्ट करता है मैक्सिमम हाथी के दांत। अब यहाँ से फिर हम आगे, बहुत ही सिंपल है, बार बारी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्लो इसके बाद क्या होता है, आउटर स्टेशन पे जाता है। अब आउटर स्टेशन से वो सेंट्रल स्टेशन की तरफ अब मूव करेगा, यानी अफ्रीका के बिल्कुल एट दी हर्ट पहुँचना है। पर क्या होता है, फाइनली मार्लो की जो है वो शिप वो ख़राब हो जाती है, जिसको 3 महीने लगते हैं। वो बोलते हैं कि भाई 3 महीने लगेंगे इसे रिपेयर होने में। और फिर कुड्स जो है इन 3 महीने में मार्लो बहुत बड़ी नाम सुनता है किसका, कुड्स का। एक दिन मार्लो वापस जाता है अपनी शिप पे, और वहाँ शिप पे जो है दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जनरल मैनेजर और साथ में ब्रिक मेकर, ठीक है। जनरल मैनेजर सेंट्रल स्टेशन का है, दोबारा मैं बार बार बता रहा हूँ, सेंट्रल स्टेशन एट दी हर्ट, यानी इनर स्टेशन सेंट्रल स्टेशन और एक आउटर स्टेशन, ठीक है। तो जनरल मैनेजर और ब्रिक मेकर आपस में बात करते हैं, जहाँ पे जनरल मैनेजर बोलता है यार ये तो कुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसे करता रहा तो हमारी फिर ज़रूरत क्या होगी, और फिर ये तो हमारी पोजीशन के ऊपर ख़तरा आ जाएगा। और ये भी बात अफ़वाह फैली होती है कि चलो अब तो कुड्स खैर बीमार पड़ गया, तो शायद थोड़ी बहुत अब बात बन सकती है। मार्लो को फिर पता चलता है कि भाई कुड्स कुड्स नाम सुन सुन के वो 2-3 महीने में बहुत वो हो चुका था, अंदर से उसके क्वेस्ट जाग जाता है। क्वेस्ट का मतलब डीप डिज़ायर, ठीक है। और वो चाहता है मैं भी मिलना चाहता हूँ, ऐसा है कौन ये। तो मार्लो फाइनली गेट्स द शिप फिक्स, अब उसकी शिप जो है वो सही हो जाती है। उसके बाद वो निकलते हैं अब इनर स्टेशन की तरफ, यानी सेंट्रल स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे जो सीन बता रखा है कि जब ये मार्लो जो है मूव कर रहा होता है, तो जो इसके शिप में जो बाकी लोग बैठे होते हैं, ऐसा लगता है धार्मिक यात्रा की तरफ जा रहे हैं, इस तरह के कपड़े पहने होते हैं। ये ट्रिप बहुत ही लॉन्ग और डिफ़िकल्ट होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ के नेटिव ड्रम्स, जैसे आदिवासी लोग ड्रम बजाने लग जाते हैं, और स्नैक्स और रिवर और काफ़ी वो कर रहे थे ताकि वो इनके रास्ते को ब्लॉक कर सके और वो इनर स्टेशन तक ना पहुँचे। और जब इनर स्टेशन पे पहुँचे तो नेटिव्स, वहाँ के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। इतने में मार्लो का हेल्प्समैन जो है उसकी डेथ हो गई। हेल्प्समैन यानी जो सिंपल शिप को स्टीयर करते हैं, यानी एक तरह के जो चापू चलाते हैं, जो उसको समझ गए होगे आप, है ना, नाव में वो जो होता है चापू चलाना, तो जिसको वो पीछे पीछे करते हैं नाव आगे जाती है, तो सिंपल वो जो वो उसको मार देते हैं, वो मर जाता है। और किस तरह से मर जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तीर वीर चल रहे थे, तो एक तीर उसके लग जाता है। एट द इनर स्टेशन, जब इनर स्टेशन पहुँचते हैं, एक रशियन ट्रेडर आया होता है वहाँ पे, जो कि ट्रेड करने के लिए आया होता है, क्योंकि डीप नॉलेज किसके पास है, कुड्स की, उस एरिया के बारे में, और कुड्स ही वहाँ से एक्सपोर्ट करवा सकता था। और कुड्स की इतनी ज़्यादा वहाँ पे हवा बन चुकी थी कि उसे लोग जो है भगवान समझते थे। ये रशियन ट्रेडर ने समझा, बताया किसको, मार्लो को, ठीक है। मार्लो को बताया कि यहाँ पे ये इनका एक भगवान है नेटिव का, यहाँ के जो लोग हैं वो इसे भगवान मानते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी वो है वैल्यू। और जो जनरल मैनेजर जो आया था इनके साथ, वो जनरल मैनेजर अंदर जाता है कुड्स को रिसीव करने के लिए, और फिर दिखता है कुड्स एट द फर्स्ट टाइम, हमें कुड्स का अपीयरेंस यहाँ देखने को मिलता है, और वो किस पे होता है, स्ट्रेचर पे। स्ट्रेचर पे होता है, यानी जो बाहर अफ़वाह फैली थी वो रिमर नहीं था, वो सच में एक तरह का रियलिटी थी कि सच में कुड्स की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। और एक औरत जो है वो बार बार रेसिस्ट कर रही होती है कि कुड्स से कोई मिलेगा नहीं, और वो सीम्स टू बी लाइक कुड्स मिस्ट्रेस, ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ हो, ठीक है, ये ऐसा लगता है। बट द कुड्स काम्स, और वो आगे आई होती है और वो रेसिस्ट करती है, और वो उल्टा सीधा बोलती है, धक्का मारती है, फिर कुड्स शांत करता है उसे कि एक मिनट रहो, शांत रहो। अब इसी तरह से फिर कहानी और ट्यूशन इसके अंदर आपको देखने को बहुत मिलेगा, इस स्लाइड में काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। फिर पर वो सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखना है
कि इस वाले में कि जो हमारे पास जो कर्ड्स है ना? जो कर्ड्स की जो कैरेक्टर है वो किस तरह का इंसान है कि जैसे ही जब ये मार्लो वहाँ पे मूव करता है इनर स्टेशन पे तो उसको कई सारे वो गर्दन कटे हुए लोगों की और ऐसे तो जिसम और ये भी बताया गया था जैसे पिछले स्लाइड में उसने अपने आप को एज एन डेमी गॉड प्रेजेंट कर रखा था वहाँ के लोगों के आगे कि वो एक भगवान है और ऐसा इसलिए करना ज़रूरी था तभी वो आइवरी को लेके आ सकता था यानी हाथी के दाँत को हाथी के दाँत को एक्सपोर्ट करने का मतलब है कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल एक ट्रैप बना रखा था और किसके कुर्ड्स ने किनके ऊपर अफ्रीकन पीपल के ऊपर वहाँ पे अफ्रीका के लोगों के दिमाग में छा रखा था और ऐसा किस लिए सिर्फ एक मटेरियल एटीट्यूड के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइवरी को एक्सपोर्ट कर सके और इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो मटेरियल और वेल्थ वो ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। चलो अब शुरू करते हैं आगे यहाँ पे। इसके बाद देखो जो रशियन ने जिस तरह से बताया था अ, मार्लो को सारी डिटेल्स बताई थी जैसे रशियन ने कि भाई इस तरह से मार्लो ने अपने आप को जैसे सॉरी कोर्ट्स ने अपने आप को किस तरह से एज एन डेमी गॉड के वे में प्रेजेंट कर रखा है और सभी से लोग भगवान मानते हैं और इसका एक ब्रूटल एटीट्यूड है। ये सब कुछ मार्लो को कौन बताता है अगैन रशियन वहाँ पे और जनरल मैनेजर जो है वो उससे मिलने जाता है वो हमने देखा ही था। फिर उसके बाद क्या होता है कोर्ट्स ऑर्डर दी अटैक ऑन दिस स्टीम शिप और फिर ये भी पता चलता है रशियन से ठीक है रशियन जो वहाँ पे आया होता है उसने ये तक बता दिया होता है कि ये कोड्स जो है आपकी स्टीम शिप पे अटैक करवाएगा जब आप यहाँ से इसे वापस लेके जाओगे तो दैट नाइट मार्लो डिस्कवर द कोड्स क्रॉलिंग टुवर्ड्स द नेटिव कैम्प उस दिन देखा कि कोड्स किस तरह से अपने नेटिव कैम्प की तरफ मूव कर रहा था। मार्लो ने परसुएट करा मनाया कोड्स को कि वो उसके साथ अब चले वापस नहीं तो जैसे उसकी हालत है वो अटरली लॉस्ट का मतलब है वो पूरी तरह से वैसे हो जाएगा और इफ़ कॉजेज द नेटिव टू अटैक और इसने ये भी बताया देखो इसका ये भी मतलब है अगर वो जो वहाँ के लोग हैं अगर जाते वक्त अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। द स्टीमर सेट्स ऑफ द नेक्स्ट डे उसके बाद गुड्स उनके साथ अगले दिन निकल जाता है। वो समझ जाता है हालात को कि अगर मैं वापस गया तो क्या पता मेरी हालत भी अभी सही नहीं है और अटैक उसमें कहीं डेथ ना हो जाए। गुड्स इज टू इल टू सर्वाइव द जर्नी। अब वो जर्नी पे सर्वाइव कर नहीं पाया क्योंकि जाते वक्त भी स्टीम बीच में एक जगह रुकी थी अपने जैसे कि फ्यूल अप करने के लिए और वहीं पे फिर देखने को मिलता है कि कर्ट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। पर यहाँ पे क्या है देखो कर्ट्स जो लास्ट में पेपर्स दे के जाता है मार्लो को फॉर द सेफ कीपिंग कि इसे अपने पास रखो एंड उसकी लास्ट वर्ड क्या होते हैं दी हॉरर हॉरर अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसको हम आगे कवर करेंगे इसका मतलब क्या है द हॉरर दी हॉरर ये लास्ट वर्ड बोल के कर्ट्स की जो है फाइनली डेथ हो जाती है। पर जो वो जो पेपर दे के गया था देखो इस पेपर में क्या लिखा हुआ था देखो इस पेपर के सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ था एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। एक्सटर्मिनेट का मतलब ख़त्म कर दो ऑल द ब्रूट्स सभी शैतानों को। ठीक है और इसमें यह भी लिखा होता हाउ टू सिविलाइज द सैवेज इन जंगली लोगों को कैसे सिविलाइज करना चाहिए। हाउ टू सिविलाइज द सैवेज ठीक है सिविलाइज सैवेज ये लिख लोगे SAVAGE सैवेज यानी जंगली लोगों को। ये आपको समझ आ ही गया होगा इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि यानी इन लोगों को पढ़ाना लिखाना इन लोगों को समझाना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये कॉलोनाइज करने के लिए यही कहा कहते थे कि तुम लोग जंगली हो तुम्हारे पास कल्चर सही नहीं है तुम बारबरिक हो सैवेज हो तुम्हें हम एक बहुत ही अच्छा जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे एक सही लेवल का देंगे। इसी को क्या बोला जाता है वैसे एक टर्म में वाइट मैन्स बर्डन। अब वाइट मैन्स बर्डन क्या है वाइट मैन बर्डन का मतलब ये है इन गोरी चमड़ी वाले लोगों के ऊपर एक बोझ दे के गए थे भगवान के तुम सबसे होशियार लोग हो सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हो वेल ब्रेड हो तुम्हें बाकी लोगों को जंगली जैसे कि अफ्रीका के लोगों को ये सिखाना होगा रहते कैसे हैं बोलते कैसे हैं ये सब कुछ क्योंकि असली जो है तुम एक क्रीम लेयर के हो और बाकी जो डाउन ट्रोडन है और जो बिल्कुल सैवेज टाइप के लोग हैं इन लोगों को सिखाना है। तो यही बर्डन है वाइट मैन्स बर्डन। ठीक है तो वाइट मैन्स बर्डन जैसे कंसेप्ट को इसमें बहुत साफ देखने को मिलता है और एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स का मतलब इन सारे चीज़ को एक्सटर्मिनेट कर दो इन सारे लोगों को मार दो। यहाँ मारने के मतलब सारे लोग नहीं है यहाँ पे कहीं ना कहीं अफ्रीका के रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज कर लो एंड सिविलाइज द सैवेज और यहाँ के जंगली लोगों को सिखाओ। इसी वजह से जो है मार्लो ने सॉरी जो एंड में हमारे पास कुड्स ने ये लाइन बोली थी दी हॉरर यानी कहीं ना कहीं खतरा आ रखा है पूरे अफ्रीका पे क्योंकि उस जो डॉक्यूमेंट थे जो पैकेट्स थे उसमें एक पेपर में ये लिखा होता है एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स एंड लेट सिविलाइज द सैवेज।
इसके बाद क्या है, दी मार्लो फॉल्स। इस मार्लो भी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है, पर वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाता है। फिर वो जब वापस पहुंचता है यूरोप में, वहाँ पे कुड्स के जो पेपर है वो टू द रेलेवेंट पीपल, जो जहाँ उसने बोले थे जिसको देने के लिए, है ना, गिव्स, कुड्स ने वो पेपर उन्हें दे दिया। द लास्ट पर्सन टू विजिट, जो वहाँ पे काफ़ी जो कुड्स को जान पहचानने वाले जो लोग थे वो मिलने आते हैं। किससे कि जो लास्ट में कुड्स से मिला था, यानी मार्लो से मिलने आते हैं। और उन्हीं में से कुछ रेलेवेंट पीपल थे जो डॉक्यूमेंट के लिए आते हैं, वो डॉक्यूमेंट उसे वो दे देता है, जैसे कुड्स ने बताया था मार्लो को। कुड्स को लास्ट में मिलने आती है उसकी फियांसे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये वो फियांसे कई बारी बच्चों को लगता है जो कि अफ्रीका वाली थी, नहीं, उसके एक पार्टनर लंदन में थी। ठीक है, उसकी एक पार्टनर लंदन में थी, वो मिलने आती है। अब किससे, जब उसे पता चलता है कि लास्ट में मार्लो उसके पास था और मार्लो को उसने कुछ बोला है, किसने, कुड्स ने। तो कुड्स ने बोला क्या था वैसे, दी हॉरर, दी हॉरर। पर जब वो मिलने आती है तो अब उसकी फेस को देख के और उसके वो जो जो अंदर से उसके बहुत ही वो था कि पता नहीं क्या बोला होगा उसने, क्या बोला होगा। तो उन सब चीज़ को वैसे ही मेंटेन रखने के लिए कोट्स कह देता है कि एट द एंड कि मार्लो ने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था। ही सेज द कोट्स लास्ट वर्ड वर हर नेम, कि उसका नाम, ताकि उसकी उसका जो ब्यूटीफुल जो है वो जो ग्लैमर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और जिस तरह से अपीलिंग लग रही है वो, है ना, और जो कामनेस है फेस पे, उसको मेंटेन रखने के लिए उसने बोल दिया कि उसने तुम्हारा नाम ही लिया। ऑन द शिप इन द थेम्स, और वो थेम्स रिवर से ही कहानी वो बता रहा है। द मार्लो फॉल्स साइलेंट, वो चुप हो जाता है। द नरेटर स्टेयर्स आउट ऑफ द शिप, और नरेटर भी वहीं बैठा हुआ है, वो बाहर देखने लग जाता है। एंड फाइनली द थीम्स लेट इन टू द हार्ट ऑफ द इमेंस डार्कनेस। और फिर यहीं पे जो है कहानी किसी तरह से एंड हो जाती है। कहानी में काफ़ी जगह ऐसे ऐसे नॉट्स हैं जिसको कि हमें पूरे सॉल्व करना है। वैसे कहानी की स्टोरी लाइन देखने में बिल्कुल सिंपल है, पर प्लॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। उसी को रिजॉल्व करेंगे हम आगे स्लाइड में। अब यहाँ से हमारे सारे सिंबल भी फटाफट देखना है क्योंकि बहुत सारी स्लाइड है। सबसे पहले वुमेन एज एन सिंबल, जो वुमेन का क्या है यहाँ पे, क्योंकि फेमिनिस्ट ग्राउंड से भी हमें राइटिंग को समझना है और ये हर एक में इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ऐसा मार्लो का मानना था कि वुमेन एग्जिस्ट इन ए वर्ल्ड ऑफ द ब्यूटीफुल इल्यूजन, कि वुमेन जो है एक वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में रहती है। उसकी इल्यूजन को एंड में मेंटेन भी किया गया, है ना, जब उसने बोल दिया कि फाइनली कि उसने लास्ट में तुम्हारा नाम लिया। आई हर्ड लास्ट, ये रिलेटेड टू द लाइन है। अगर आपको कोड्स कुछ याद रहते हैं तो आप लिख सकते हो, आगे डॉट 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 कर देना। फॉर लाइन्स लगती है क्योंकि स्लाइड्स काफ़ी है। तो अब देखो, यहाँ पे एक वुमेन को एज एन इल्यूजन में रखा गया था, जो आपने इसमें देखा एट दी एंड में। अब ये इल्यूजन, एक तो इल्यूजन इस तरफ है, सेकंड इल्यूजन हमें अफ्रीकन में भी देखने को मिलता है। अफ्रीकन मिस्ट्रेस में, जो कोड्स के साथ अफ्रीका में थी, उसमें भी इल्यूजन था। अब दोनों इल्यूजन में स्टार्क कंपैरिजन आप कर सकते हो। एक इल्यूजन इस तरफ, एक इल्यूजन इस तरफ, इल्यूजन वन एंड इल्यूजन टू। अगर हम इसे सिंपल अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्योंकि अफ्रीका को डार्क कॉलोनाइज किया गया था, जब डार्क कॉलोनाइज किया जाता है तो आइडेंटिटी जैसा कंसेप्ट डिसॉल्व हो जाता है, तो इल्यूजन आना ही आना है। यानी आईडी कंसेप्ट जो है, कि जो ईद जिसे कहते हैं, यानी और जो सिगमेंट फ्यूड वाला ईद है, या फिर आप ये भी कह सकते हो सोशल आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि आपकी खुद की आइडेंटिटी रहती नहीं, क्योंकि आप जो है कोलोनाइज हो रखे हो। और ऊपर से एक तो फीमेल, है ना, तो फीमेल है, यानी जेंडर, जेंडर में अगर हमें पता है एक तरफ अगर मेल तो सेकंड फीमेल, तो फीमेल जो है वो ऑलरेडी सब्जुगेटेड मानी जाती है। तो फर्स्ट कॉलोनाइजेशन ये हो गया। सेकंड कॉलोनाइजेशन, जैसे अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था, तो ड्यूअल कॉलोनाइजेशन जैसे कंसेप्ट को देखने को मिलता है। ऐसे में कभी भी आइडेंटिटी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इल्यूजन आना ही आना है। सेकेंड इल्यूजन दिखा रखा है कि इस तरह का इल्यूजन जिसमें कि लव जैसे थीम को और ये क्लेम किया गया, यानी आउटर अपीयरेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए। यानी ये हमारा मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, मटेरियलिज्म जैसे कंसेप्ट को दिखाता है, और कल्चर को दिखाता है, और सिटी लाइफ दिखाता है। ठीक है, वहाँ की ब्यूटी दिखाती है। ठीक है, ये सब कुछ उसके लिए वो इल्यूज़न का पार्ट रखा गया था कि जानबूझ के उन्हें उसी दुनिया में रहने दो, उन्हें ज़्यादा इन दुनिया के बारे में मत बताओ। तो दो इल्यूज़न जैसे कंसेप्ट जो है वो इसमें मूव कर रहे हैं, और दोनों तरफ हमें वुमेन को दिखा रखा है, तो दो इल्यूज़न जैसे कंसेप्ट बनते ही बनते हैं। और उसके बाद ये स्पेकुलर सिटी, है ना, सेशन, और सेकंड थिंग क्या, ये है क्या, ये सिंपल का मतलब है जो यूरोपियन सिविलाइजेशन को डील करती है। जिस तरह से वाइट उनकी बिल्डिंग, वाइट सिटी को दिखाते हैं, इसी तरह से वाइट यूरोपियन को सिविलाइजेशन को प्रेजेंट किया जाता है। सो द ब्यूटीफुल वाइट आउटसाइड दी वर्क द लॉफ्टी आइडियाज़ एंड द जस्टिफिकेशन, इनके जो बड़े बड़े आइडियाज़ थे किस तरह से कॉलोनाइज करना चाह रहे थे। ठीक है, अफ्रीका को, द डिज़ायर फॉर द पावर, द डिज़ायर फॉर द वेल्थ, ये सारा कुछ प्रेजेंट कर रहा है ये स्पेकुलर सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इनमें द वाइट सिटी। ठीक है,
इसके बाद टारगेट किया गया है। तो देखो द वाइटेड स्पेकुलर, जिसका मतलब कहते हैं को सिंपल सेपुल्कर का मतलब समझो। इसका मतलब क्या होता है, जो ब्यूटीफुल होते हैं बाहर से और अंदर की तरफ वो होते हैं, उनके डार्कनेस होता है और हॉरर होता है। डार्कनेस और हॉरर जो है वो अंदर है। तो ठीक इस तरह से हम बोल सकते हैं वाइट मैन, ठीक है, जिस तरह से वाइट मैन को दिखाया गया या वाइट मैन की सिविलाइजेशन को दिखाया गया, जो आउटसाइड से बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाए जाते हैं, पर अगर हम उसके टू दी कोर जाते हैं तो उसके अंदर क्या है, ओनली दी हॉरर। और जैसे कंसेप्ट को रखा है डी ह्यूमन, जैसे कंसेप्ट क्रूएल्टी, डी ह्यूमन, द इविल, है ना, इन सब को अंदर से देखा जा सकता है, पर बाहर से खूबसूरत दिखेगी वो चीज़। इस चीज़ को उठाया गया। अगर आप इसे बिल्कुल इससे टच करके देखते हो इस पूरी राइटिंग से, द हर्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है, तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट उसका एक तरह का हमारे पास सिनोनिम हम कह सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर रहा है, यानी सेम मीनिंग। तो वाइटेड स्पेकल का मतलब है बाहर से खूबसूरत, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा भयानक। इसी तरह से ये बाहर से ये जो लोग हैं, ये लोग बाकियों को सिविलाइज करना चाहते थे, पर अंदर से इनकी इच्छा क्या थी, इनके अंदर डिज़ायर फॉर द पावर, पावर की डिज़ायर और डिज़ायर ऑफ द वेल्थ, इन दो चीज़ की डिज़ायर लेके ये लोग घूमते थे, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन को उठाया कहाँ से गया है, तो सिंपल बिब्लिकल लाइन है। बिब्लिकल यानी बाइबल से ली गई है, मैथ्यू के उससे, जहाँ पे वाइट इज स्पेक्युलर का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल ऑन द आउटसाइड बट कंटेनिंग द हॉरर विद इन। तो बिल्कुल ही रेलेवेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी रही बात इस स्लाइड में, तो कुछ बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं। डार्क एंड वाइट ये आपको दिख भी सकता है, कितना डिफरेंस दिखाया गया, किस तरह से डार्क मैन यानी अफ्रीका को दिखाया गया है, वो डार्क एक तरह का नेशन है, और उस वो वेल सिविलाइज नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं आज भी बहुत ही पीछे हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया इस नावल में। और जो वाइट मैन को हाईली सिविलाइज दिखाया गया, सोफिस्टिकेटेड दिखाया गया, तो सिंपल डिफरेंस है। अब यहाँ पे कॉलोनियलिज्म का एक पॉइंट बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और इस तरह से आपकी आंसर राइटिंग अच्छी। कॉलोनियलिज्म का मतलब पता है कि कॉलोनाइज करना। जब किसी नेशन को कॉलोनाइज़ किया जाता है तो सबसे पहले उसको अपरूट करना पड़ता है, उसको अपनी जड़ से हटाना पड़ेगा। और अपरूट करने के लिए पहले ये दिखाना पड़ेगा उनका कल्चर जो है, जो कॉलोनाइज़ करने आए हैं, उनके कल्चर से इनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल और कमज़ोर है। और इसको दिखाने के लिए अपने कल्चर को इन्हें ऊपर दिखाना होगा। इस तरह की जो वो होता है, इस तरह की सोच और इस तरह की मेंटालिटी रखने वाले और इस तरह के स्टाइल को जो उसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इम्पीरियलिज्म। इसको बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियल दिखाना, तो इसी को बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। कहते हैं कॉलोनियलिज्म तक पहुंचने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने दो स्टेप्स यूज़ करे। सबसे पहले मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का मतलब क्या है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना, यानी व्यापार करने आना और फिर एक तरह से लूट देना देश को। और इम्पीरियलिज्म अपने कल्चर को उनके कल्चर से ऊपर दिखाना, वाइट मैन बर्डन जैसे कंसेप्ट को चलाना, और ये टारगेट लेके चलना कि भगवान ने उन्हें एक अल्टीमेटम एक ड्यूटी दी है कि उन्हें सैवेज लोगों को सिखाना है, जंगली लोगों को, ठीक है, जबकि इनमें से कुछ नहीं है, उल्टा जंगली यही लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता। तो कॉलोनियलिज्म तक पहुंचने के लिए मर्केंटलिज्म, इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, MIC से याद रख सकते हो, यही इनका कॉलोनियलिज्म है। उसके बाद डार्क कॉलोनाइज कर देना, अफ्रीका जैसे नेशन को डार्क कॉलोनाइज कर देना। बहुत ही बुरी तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया गया, प्लंडर किया गया था, जो कि इंडिया के केस में नहीं किया गया था। यहाँ तो बहुत बुरी तरीके से लूटा गया था, ठीक है। और साथ ही साथ रेप वेप जैसे बहुत इंसिडेंट किए गए इन लोगों के साथ। तो वो ये यहाँ पे कॉलोनाइज़र का मैंने आपको ओवरऑल बिल्कुल टच दे दिया। अब इसी के थ्रू आपको समझाना है, वहाँ पे लिखना है इम्पीरियलिज्म, फिर मर्केंटलिज्म, फिर उसके बाद एंड में कॉलोनियलिज्म और अफ्रीका का डार्क डार्क कॉलोनियलिज्म। बाकी इसको अटेंड करने के लिए पीछे की दो स्लाइड है, आप उन दोनों को कंबाइन करके इसको बिल्कुल ईजिली कवर कर सकते हो। दिस स्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसको समझना है हमें। ऐसा इसमें क्या है, सबसे द हर्ट ऑफ डार्कनेस। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, यट्स इट्स एन एग्जांपल ऑफ द क्वेस्ट, ठीक है, क्वेस्ट लिटरेचर। तो ये क्वेस्ट लिटरेचर का पार्ट है। क्वेस्ट का मतलब होता है द इनर डिज़ायर, अंदर की इच्छा, ठीक है। और क्वेस्ट लिटरेचर में होता क्या है वैसे, कि एक सिंपल एक जो कैरेक्टर है वो दिखाया जाएगा, उसके अंदर एक क्वेस्ट होगी किसी को जानने की, और अंदर का स्पार्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूमिनेटेड होगा, रेडिएंट होगा, यानी अंदर से काफ़ी चमक होगी कि जो सच में को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, एक पॉजिटिव एसेंस होगा उसमें, ठीक है। और फिर जब वो एंड में पहुंचता है तो सच में वो बिल्कुल ही सेटिस्फाई हो जाता है। ऐसी एक क्वेस्ट किसके अंदर जनरेट होता है, जब पहली बारी कुट्स नाम सुनता है मार्लो, तो मार्लो को लगता है कुट्स इज अगेन दी बेस्ट एंड बेस्ट कैरेक्टर, इतनी तारीफ सुनी है कि सच में वो बहुत ही अच्छा होगा। पर टू दी एंड जैसे ही वो एंड तक पहुंचता है
तो उसने जिस तरह से उसे समझा था ये बिल्कुल उसका अपोजिट निकलता है। तो जो हीरो आइडेंटिटी मानी थी वो एक तरह के विलन जैसे आइडेंटिटी में चेंज हो जाती है। तो क्वेस्ट एंड में फेलियर हो जाता है और बिगेस्ट मॉन्स्टर निकलता है वो। एंड विद द फेलियर द मार्लो को ये पता चलता है कि एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग देयर इज लाइज डार्कनेस, कि सिर्फ अंधेरा ही रह गया। तो इसलिए बोला जा सकता है दी हर्ट ऑफ डार्कनेस। ये जो डार्कनेस है ये कहीं ना कहीं दिल का डार्कनेस है। और वो दिल किसका हो सकता है, अगर मार्लो पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो मार्लो के इनर क्वेस्ट की डार्कनेस है। जो वो जिस तरह का उसने सोचा था वैसी वो चीज़ नहीं निकली। इन दी अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि दूसरे लोग के बारे में हम अपने आप खुद नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसी कोई फंडामेंटल ट्रुथ नहीं होती जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट हम कवर करके कह दें कि हाँ यही सच है। अब इसमें नेक्स्ट है वर्क के बारे में बता रखा है। इसमें एक रिलीफ वाला फैक्टर दिखा रखा है वर्क को, या एक यूटोपिक एसेंस भी ऐड किया गया। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप निकल जाते हो और आपको राहत मिलती है। पूरी कहानी में जो क्वेस्ट था वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं पाया, तो क्वेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। बस इस चीज़ में पूरी कहानी में एक चीज़ है कि जो काम कर रहे हैं लोग वो बिल्कुल दिल से कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं बिल्कुल दिल से हो रहे हैं। तो वही मारू ने बोला कि वो बस एक जगह उसे शांति मिलती थी जब वो काम को कर रहा होता था, तो उसी समय वो एक यूटोपिक एसेंस को जी रहा होता था, कि यूटोपिक का मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ बेहतर हो। तो वो एक रिलीफ था, स्ट्रेस फैक्टर से रिलीफ देखने को मिलता है। नहीं तो फाइनली क्या है, जो ट्रुथ इज़ अननोनेबल जो हमने पीछे भी देखा था, एंड इज़ ऑल्सो दैट फिल्ड विद द इनर ग्रीड एंड द प्रिमिटिव डार्कनेस देखने को मिला। तो द हार्ट ऑफ डार्कनेस में प्रिमिटिव डार्कनेस और इनर ग्रीड, डिज़ायर, क्वेस्ट फॉर द पावर, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो सब कुछ डाल देना। अगर क्वेश्चन आए कमेंट ऑन द टाइटल, जो कि आ सकता है, 80% चांसेस है। यहाँ से भी उठा सकते हो कि मार्लो नोट्स दैट दे हैव संक ईदर टू द हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड द होलो ग्रीड ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये डार्कनेस ये भी है, पर यहाँ पे बता रखा है वर्क उनके लिए एक जो मार्लो के लिए एक एस्केपिज्म था इस पूरे उसमें, कि अगर एस्केप होना हो इस रियल दुनिया से, अगर दूर होना हो, थोड़ी राहत चाहिए तो काम करो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है ईजिली कवर कर लेगा। अब यहाँ से सारा टाइटल में दिख रहा होगा पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस। तो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब मैं कई बारी बता चुका हूँ, वैसे भी बाकी वीडियोस में भी, कि कॉलोनियलिज्म का दौर था जिस समय इंग्लैंड ने बढ़ चढ़ के अफ्रीका और जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है इन सबको कॉलोनाइज़ किया। और उसके बाद जब ये कॉलोनाइज होकर हट गए तो उसके बाद का जो हम देखते हैं जिस तरह से राइटिंग को, जो हमारा व्यू पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, यानी कॉलोनियलिज्म के बाद आज हमें समझ आता है कि ठीक है इन लोगों ने इम्पीरियलिज्म चलाया, सबाल्टनिज्म जैसे कंसेप्ट को, कॉलोनियलिज्म जैसे और रेसिज्म जैसे सारे कंसेप्ट को आज हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपीरियलिज्म मैंने बता दिया, उन्होंने अपने कल्चर को सुपीरियर बताया था रेस्ट ऑफ उनसे, इसलिए तो वाइट मैन बर्डन जैसे कंसेप्ट को दूसरों को सिविलाइज करने की बात आई। सबाल्टनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। सबाल्टनिज्म का सिंपल मतलब क्या होता है कि सबसे पहले गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का कंसेप्ट है सबाल्टनिज्म, SPIVAK, ठीक है। सबाल्टनिज्म का मतलब क्या होता है, जो भी आउट ऑफ स्ट्रीम है उन्हें सबाल्टन्स बोले जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है। मेन स्ट्रीम के अंदर कौन होते हैं, वो सारे लोग जिनको कि सब कुछ मिलता है, सब कुछ करने का मतलब क्या, राइट्स मिलते हैं जिन्हें, ठीक है, जिनको प्रॉपर राइट्स, एजुकेशन, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद उन्हें सारी फैसिलिटीज़ जो मिलती है उन्हें बोलते हैं मेन स्ट्रीम। वो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं। जैसे हम वाइट मैन को जो जो फैसिलिटीज़, जो जो उनको इज्जत विज्जत सब कुछ मिलती थी, वो सारा मेन स्ट्रीम है। और आउट ऑफ स्ट्रीम जो होते हैं वही सबाल्टर्न होते हैं, जो कि मुख्य धारा से दूर होते हैं। तो इसमें हमें दिखाया है जो हमारे पास इसमें जो अफ्रीका के लोग थे वो सबाल्टर्न जैसे कंसेप्ट पे खड़े थे, क्योंकि वो आउट ऑफ स्ट्रीम थे। तो यही सबाल्टनिज्म जैसे कंसेप्ट इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी कॉलोनियलिज्म आपको पता ही है किस तरह से इंपीरियलिज्म, मर्केंटलिज्म, कॉलोनियलिज्म वाला कंसेप्ट था, और रेसिज्म इससे पिछले वाली साइड में हम देख चुके हैं। बाकी जो बेस्ट लाइन है वो आप इस स्लाइड को रोक के देख लेना, और अगर और चाहिए, अगर आपको ये सब अगर फाइल इन द फॉर्म ऑफ द PDF चाहिए तो आप मेरी मेल ID जो कि बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, आप वहाँ से, या फिर मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आप वहाँ से कह देना कि मुझे ठीक है भाई ये चाहिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा @feedyourwings नाम से, ठीक है। मैंने मेन बिल्कुल आपको समझा दिया है। सबाल्टनिज्म का भी कंसेप्ट बिल्कुल डीप से बता दिया है, और स्पीवक का कंसेप्ट था सबाल्टनिज्म, और थर्ड जो है कॉलोनियलिज्म। बिल्कुल स्लाइड को रोको और देखो अच्छे से। नाउ दिस इज हियर अगेन द रेसिज्म, यहाँ पे रेसिज्म का दिखा रखा है।
कॉलोनियल अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो देखा होगा। फर्स्ट, देयर आर द थ्री इंडिकेटर्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म। तीन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज द यूरोपियन कॉलोनाइज अफ्रीका, पहला इंडिकेटर। हम पोस्ट कॉलोनियल बता सकते हैं कि यस, हाँ, कॉलोनाइज़ किया गया था। किन किन के बेसिस पे यूरोपियन ने कॉलोनाइज़ करा? सिविलाइजेशन के लिए, सिविलाइज़ करने के लिए ऑलरेडी सिविलाइज से उनके कल्चर की बहुत अच्छी पकड़ थी। ये लोग बहुत ही सही थे, पर फिर भी इनको अप्रूट किया गया और फाइनली इन्हें कॉलोनाइज़ किया गया ताकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रैब किया जा सके। दे ऑल्सो सेट दी गवर्नमेंट टू अफ्रीका। अफ्रीका में गवर्नमेंट भी डाली और वहीं जाके बसने लगे और ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसे सारे, ड्रेन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कंसेप्ट को करना शुरू कर दिया। तो नॉर्मल है ये सब चीज़। इस वाली स्लाइड में कल दो पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दिखाया गया। तो बेस्ड ऑन दी प्लॉट, प्लॉट के कंसेप्ट पे, प्लॉट मैंने पहले ही बोल रहा था, स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है। जो मैंने बिल्कुल 2-3 लाइन में स्टार्टिंग में बताया था वो स्टोरी लाइन थी। पर उसके बाद मैंने बोला था दैट इज़ द रीज़न, रीज़न दैट मेक्स द प्लॉट, वो बहुत ये आर पार की जैसे कहते हैं खतरनाक है। तो जब रीज़न की बात करते हैं तो उसमें हमें पूरा टच दिखता है कि पूरा स्कीम समझ आता है। अगर पोस्ट कॉलोनियल लेंस के थ्रू अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, सब समझ आ जाता है हमें अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया था। बेस्ड ऑन दी प्लॉट की अगर बात करें तो अनप्लेजेंट ऑफ द ट्रीटमेंट यूरोपियन टू अफ्रीका, यूरोप ने वालों ने किस तरह से अफ्रीका को ट्रीट करा था, इसी के ऊपर इनका पूरा जो प्लॉट है उसे फैब्रिकेट किया गया, पूरा बुना गया है इसी के ऊपर। फिर उसके ऊपर कैरेक्टर को मूव करवाया गया है। कैरेक्टर, दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो कर्ट्स और दूसरा हमारे पास मार्लो। और दोनों ही कौन से हैं, हमारे पास फ्लैट कैरेक्टर है। ऐसा कोई भी राउंड कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि राउंड कैरेक्टर सस्पेंस और थ्रिल वाले में आता है। ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर यानी जो सिंपल, जिनका जैसा रोल है वो एंड तक वैसे ही रहेगा, तो हमें इसमें यही मिलते हैं। और स्टाइल की अगर बात करें तो निगर, और उसके बाद सिंपल सी बात है यार, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड द जोसेफ कॉनरेड का कोलोनियलिज्म एंड द रेसिज्म, इन दोनों को दिखाया गया था पार्ट ऑफ द कोलोनियलिज्म। बस इसमें आप ये ध्यान सकते हो, प्लॉट को अच्छी तरह से स्ट्रेंथन किया गया है, फैब्रिकेट किया गया, जिसके ऊपर कैरेक्टर को फ्लैट बेस में रखा गया है। और रीज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर पूरा कॉलोनियलिज्म का डार्क हिस्ट्री देखने को मिलता है। तो प्लॉट इज़ टू मच स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू दिस स्टोरी। ये काफ़ी इंडमिक्स और एंटी क्लाइमिक्स जैसे इंसिडेंट के साथ जोड़ा गया एट द जर्नी। तो यानी कहने का सिंपल मतलब है, देखो जो जो एट दी हर्ट, देखो सबसे पहले जो लोकेशन चुना गया है वो अफ्रीका का बिल्कुल हर्ट चुना गया है, जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्गो रिवर, जो कि हर्ट पे फ्लो करती है अफ्रीका की। और देखो सिंपल, अब जब दो चीज़ तो सबको पता है, अपस्ट्रीम एंड देन इज़ द डाउन स्ट्रीम। तो जो मार्लो जिस तरह से स्टीयर कर रहा था, यानी जिस वो शिप पे था, जब वो अफ्रीका की तरफ जा रहे थे, एट दी हर्ट कॉन्गो की तरफ जा रहे थे वो, तब वो जो नदी में जिस तरह से वो जनरेट हो रहा था अपस्ट्रीम, वो अपस्ट्रीम इन्हें मूव नहीं करने दे रही थी, यानी रिसोर्सेज को एक तरह इन्हें बिल्कुल एट दी हर्ट कॉन्गो तक, एट दी हर्ट यानी अफ्रीका के रिसोर्सेज तक पहुंचने नहीं दे रही थी। पर फिर भी ये पूरे उस ऑब्स्टिकल को ओवरलैप कर जाते हैं, यानी ये जो वाइट मैन है ये उसे ओवरलैप कर जाती है और फिर दोबारा से डाउन स्ट्रीम में बहुत जल्दी से नीचे आते हैं, है ना। शिप बहुत जल्दी से नीचे आती है, यानी उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया, जो कि अपस्ट्रीम में जितना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, यानी अपस्ट्रीम में चढ़ने में मुश्किल तो हुई ही नहीं, पर एट द डाउन स्ट्रीम में इन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। तो डाउन स्ट्रीम में इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ के और पूरी तरह से प्लंडर कर दिया किसको, अफ्रीका को। तो यानी अपस्ट्रीम का मतलब ये कह सकते हो आप, किस तरह से वो उसे समझ रहे थे, पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रहे थे, पर डाउन स्ट्रीम में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत बुरी तरीके से अफ्रीका को कॉलोनाइज किया है इन्होंने। तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस जो है, ये हमें उस अफ्रीका के एक तरह के पूरे इस कहानी के जो है क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स के बीच, एंड क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स की तरफ मूव करवाती रहती है और एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस दिखाती है किस तरह से अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया जा रहा था। मुश्किलें आ रही थी जैसे कि अपस्ट्रीम में आ रही थी, पर एट द एंड डाउन स्ट्रीम, क्योंकि अपस्ट्रीम से भी ज़्यादा जल्दी होती है, पर फाइनली अफ्रीका को बहुत डीप वे से कॉलोनाइज़ कर लिया गया। अगर अपस्ट्रीम में एक लाइन है तो डाउन स्ट्रीम में कई सारी लाइन है। अफ्रीका में अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देखना है। देखो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ अगर हमें समझना है, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सारे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो कॉपी और पेन उठा लेना, आंसर राइटिंग मटेरियल जो है वो जो बेस्ट लाइन होगी उसको एक तरह से समझ लेना, और या उसी को आप याद भी कर सकते हैं और वहाँ से एक आइडिया जनरेट कर सकते हो, जो कि आप आंसर राइटिंग में अपने क्वेश्चन के आंसर जब लिख रहे हो तो वहाँ लिख के आ सकते हो। सेकेंड थिंग, दिस इज़ अगेन द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के एनालिसिस है तो काफ़ी जो है क्लैरिटी इसमें मेंटेन रहेगी, ताकि 2-3 फैक्ट जो आपके छूट चुके हैं वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन के ज़्यादा जो बड़ा क्वेश्चन देख लिया आपने,
ठीक है, ये एक तरह का हमारे पास सबसे पहले बोलूँ दिस इज़ अगेन द क्रिटिकल क्वेश्चन, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है तो अपने पॉइंट को बस क्लैरिफाई करना होता है। और देखो ये बहुत बड़ी राइटिंग है, चिनुआ अचीबे, इसका नाम, इनका नाम आपने सुना ही होगा। दी नाइजेरियन राइटर, अफ्रीकन राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है। इन्होंने बोला दी हर्ट ऑफ डार्कनेस, यानी जो हर्ट ऑफ डार्कनेस है, ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ एन ऑफेंसिव एंड डिप्लोरेबल बुक। तो ऑफेंसिव और डिप्लोरेबल यानी लो क्वालिटी की बुक, बहुत लो क्वालिटी की राइटिंग लिखी गई है। ऐसा क्यों? सबसे पहले देखो चिनुआ अचेबे का मानना था एज अ फॉइल टू द यूरोप एज अ प्लेस ऑफ नेगोशिएशन, रिमोट एंड द वेगली फेमिलियर इन कंपैरिजन विद द यूरोपियन ऑन से टू द स्पिरिचुअल ग्रेस। इसमें ज़्यादातर यूरोपियन की जो है पावर को ज़्यादा ही जो है वो एग्जाम्प्लीफाई किया गया है, और ऐसा नहीं था। और वेग राइटिंग है, ज़्यादा कुछ कनेक्टेड राइटिंग नहीं है। अचीबे ने यह भी कहा कि कॉनरेड डज नॉट प्रोवाइड इनफ ऑफ द आउटसाइड फ्रेम फॉर द रेफरेंस टू इनेबल द नॉवल टू बी रेड एज एन आयरॉनिक। हम इसे आयरॉनिक भी नहीं पढ़ सकते कि एक आयरनी है, कि यानी आयरनी और क्रिटिकल एंड द क्रिटिक ऑफ एंड द क्रिटिकल ऑफ द इम्पीरियलिज्म, हम इम्पीरियलिज्म के थ्रू भी नहीं देख सकते कि किस तरह से उन्होंने अपने कल्चर को बहुत ऊपर दिखा रखा है। अगर ऐसा बहुत ऊपर अपने कल्चर को, वाइट मैन के कल्चर को, या तो तुम बहुत ऊपर दिखाओ तो हमें लगेगा नहीं ताने कसे गए हैं ना, और व्यंग्यात्मक है, जैसा आयरॉनिकल राइटिंग कहते हैं, और सटायर बेस पे लिखी गई है, पर ऐसा भी नहीं किया गया। और साथ ही साथ जो है अफ्रीका की आइडेंटिटी को भी बनाने की कोशिश की गई है। या तो एक तरफ बहुत ज़्यादा आप वो दिखा दो अमेरिकन्स को और ब्रिटिशर्स को, सॉरी ब्रिटिशर्स को बहुत ऊपर दिखा दो, या तो आप, तो हम कह देंगे कि ठीक है, ये इट्स एन अगेन पीस ऑफ द आयरॉनिकल राइटिंग है, सेट्रिकल राइटिंग है, ठीक है, पर ऐसा इसमें देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए बोला कि इट्स एन अगेन द डिप्लोरेबल बुक। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, अब आंसर कैसे लिखना, देखो द नॉवल ओपन्स ऐसे करके लिख सकते थे, मार्लो नोटिंग दैट द इंग्लैंड वाज वन ऑफ द डार्क प्लेसेस ऑफ द अर्थ। जैसे नॉवल की शुरुआत होती है तो ये दिखाया गया है कि इंग्लैंड जो है वो डार्क प्लेस है, किस पे, धरती के ऊपर। यहीं से दिख जाता है कि एंटी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, कि किस तरह से चिढ़ थी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि नहीं वो दिखाना चाह रहे थे कि जो वेस्टर्न है वो सुपीरियर कंसिडर किए जा सके। तो इसीलिए नॉवल की स्टार्टिंग में इंग्लैंड को ही डार्कनेस वैसे प्रेजेंट किया गया है। अब ये डार्कनेस दो तरह के हैं। पहला क्या है कि मार्लो में बी मेंट एट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब मार्लो के थ्रू कमेंट किया गया है, मार्लो के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ने क्या बात रखी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो बारबरस है और अफ्रीकन सिविलाइजेशन जैसे ही है वो भी। और ये बोला गया कि यूरोपियंस को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सिविलाइज है और वो उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, पर उनको ये नहीं पता कि वो भी एक तरह के बारबरिक ही हैं। और फिर आगे देखो, सो यूरोपियंस है वो सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी में आते हैं, सबसे लो ग्रेडेड ह्यूमैनिटी में आते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में इसमें डार्कनेस के थ्रू इस तरह से प्रेजेंट किया गया है ना। इस तरह से हमें वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जो कॉनरेड कह रहे हैं मार्लो के थ्रू। सेकंड वे ये बताया गया कि मार्लो ने ये भी कमेंट किया कि आज जो इंग्लैंड जिस तरह से बाकियों को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, एक टाइम पे ये भी खुद कॉलोनी थी किनकी, रोमन एम्पायर की ना। रोमन एम्पायर आपको पता होगा, जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, एंड फर्स्ट सेंचुरी टू फिफ्थ सेंचुरी BCE, ठीक है, जो कि रोमन एम्पायर था। तो रोमन एम्पायर ने खुद जो है उसकी कॉलोनी इंग्लैंड रह चुकी है। तो ये लोग दूसरों को क्या सिखाएंगे, ये लोग दूसरे को क्या सैवेज, मतलब क्या किस तरह से बोल सकते हैं सैवेज, जबकि सबसे बड़े जंगली और बारबरिक और सैवेज तो ये खुद हैं। तो एचईबी ने माना कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर कमेंट किया है, पर एडिशनली ये राइटिंग आयरॉनिकल और नरेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो नॉवल है इसकी ओपनिंग हमें इस तरफ मूव करती है कि एंटी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। उसके बाद बोल्ड साउंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इसको भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि जो राइटिंग है फिलोसफिकल ग्राउंड पे डिज़ाइन है। तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि एचईबी की जो बात है वो एक तरह से बिल्कुल सही हो। क्रिटिकल है, देखो क्वेश्चन कैसा आया था, और उसकी तरफ फ्लो ना करते हुए क्रैप स्टाइल से नहीं लिखा गया, जैसे कि भाई जो केकड़े होते हैं जिधर नदी की धार है उस तरफ बहते रहते हैं, दिस दैट इज़ कॉल्ड द क्रैप स्टाइल। तो क्रैप स्टाइल से नहीं है लिखा गया कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है उसी तरफ आप मूव करके आपने वही बात हाँ में हाँ मिला दी, नहीं, इसको अपनी तरह से प्रेजेंट किया है। तो दिस इज़ अगेन द बेस्ट पीस। ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन का लेवल किस तरह से टफ है, सच में क्वेश्चंस को जो है कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से हमें लिखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्गो रिवर इन दिस नरेटिव। कॉन्गो रिवर के इंपॉर्टेंस को बताना। वाई डज द मार्लो ट्रैवल द प्राइमरली बाय द बोट एंड सेल्डम ऑन लैंड। बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है जो हमारे पास जो मार्लो एज एन कैरेक्टर है वो लैंड पे बहुत कम मूव करता है, जबकि ज़्यादातर वो किस पे मूव करता है, रिवर पे। अब ऐसा नहीं लिखना हाँ भाई रिवर जा रही थी तो रिवर पे ही मूव करेगा वो, ज़मीन पे कैसे,
ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ का ध्यान काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझना है। पहली चीज़ ये है कि बोट जो है वो हमें आउटर अपीयरेंस दिखाती है और एक्सटीरियर कांसेप्ट को लेके आती है, एक्सटीरियर साइन को प्रेज़ेंट करती है। मैं बताऊँगा एक्सटीरियर इंटीरियर क्या है, और सेल्डम ऑन लैंड को क्या प्रेज़ेंट करती है, इंटीरियर को। ठीक है? तो ये जो सेल्डम ऑन लैंड है, देखो लैंड पे अगर मूव करना है तो इसका मतलब उनके कल्चर के बिल्कुल अंदर जाने वाली बात है। इट मीन्स अगेन दी हर्ट, ये हर्ट तक पहुंचने वाली बात है। एट जो बिल्कुल हर्ट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कर्नल। ठीक है, ऐसे कर्नल भी बोलते हैं, वो वाला कर्नल नहीं, कर्नल को हर्ट कहते हैं। ठीक है, वो कर्नल कॉलोनल है ना, वो उसको तो हम सिंपल क्या बोलते हैं, कॉलोनल। तो वो COLONEL है, दिस इज़ कॉल्ड द कर्नल। इट मीन हर्ट का भी बिल्कुल सेंटर वाला, दैट इज़ द कर्नल। तो जो सेल्डम ऑन लैंड है, क्योंकि वो बहुत ही कम गया था, उसने सिर्फ आउटर स्टेशन आपको देखने को मिला होगा, कोंगो रिवर पे मूव कर रहा था, बहुत ही कम आपने उसे देखा होगा ऑन द लैंड मूव करना, यानी बहुत ही कम वो गया वैसे एरिया में जहाँ तक वो बिल्कुल समझ सके, कल्चर को बहुत अच्छे समझ सके, वहाँ के नेटिव पीपल को समझ सके, जबकि ये बिल्कुल आउटस्कर्ट वे से लिखी गई है, आउटर अपीयरेंस में ही रहा। कौन हमारे पास, सिंपल हमारे पास जो कैरेक्टर यानी मार्लो। ठीक है, वो आउटर वे से उसने समझा, इनर और कोर पार्ट में कर्नल की तरफ वो मूव ही नहीं करा, इसीलिए इसको ऐसे हम इस तरह से इसे लिखेंगे। ठीक है, द रिवर इन दिस स्पेस अलाउ द मार्लो टू बी विद इन एंड द मूव, वो ऑन द रिवर इज आइसोलेटेड एज स्पेक्टेटर। आप बाकी इसको देख सकते हो, खाली उसने स्पेक्टेटर वाली रोल प्ले करे, यानी बाहर से सिर्फ देखा है उनके बीच में, यानी लैंड पे जाके उसने रियल यानी रियलिटी को कभी फील नहीं करा वहाँ पे, सिर्फ एक्सटीरियर वे से प्रेजेंट किया है, इसीलिए एक्सटीरियर को हमने इसमें रिप्रेजेंट करा किससे, रिवर से। और सेल्डम ऑन लैंड को जो दैट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर और द कर्नल पार्ट ऑफ द हर्ट, चूँकि रियल कल्चर था, इसीलिए आउटर स्टेशन पे, रिवर पे वहाँ मूव करता गया, जबकि इनर स्टेशन पे जो बैठा हुआ था, जिसने इनर वे से पूरा समझा था, दैट इज़ द कोट्स। ठीक है, तो इसी तरह से बस आप मटेरियल्स उठाते रहो और बस क्वेश्चन को समझो, किस तरह से अटेंड करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दैट मार्लो कॉन्स्टेंटली यूज द वेग, तो वेग एलिमेंट यूज़ करते हैं, एंड ऑफन द रिडेंटली फ्रेजेस लाइक द अनस्पीकेबल सीक्रेट्स। ठीक है, तो काफ़ी ब्रोकन लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है, देखो वेग का मतलब है दैट इज़ नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, और रिडेंडेंट फेस, और कई जगह ऐसे फेस होते हैं जो यूज़ करता है, यानी अनस्पीकेबल सीक्रेट, ऐसे से चीज़ बोलता है, ऐसे बोलता है कि ऐसे सीक्रेट है जो मैं बता नहीं सकता, और कई जगह मिस्ट्री क्रिएट करने की, जिस वजह से कहीं ना कहीं रीडर को एक ब्रोकन लैंग्वेज जैसे कंसेप्ट देखने को मिलता है इसमें। यानी ऐसे है कि कई जगह पे वेगनेस फील होती है कि हमें चीज़ समझ ही नहीं आ रही, जब इस नॉवल को पढ़ते हैं, को कंक्लूजन नहीं आता, इनकन्क्लूसिव राइटिंग लगती है कई जगह। ठीक है, कई जगह वेग, तो मार्लो ने इस तरह की चीज़ें क्यों यूज़ कर रखी है, वेग और इनकन्क्लूसिव लैंग्वेज, ये इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया, अगेन टफ क्वेश्चन है, पर इसको बिल्कुल ईजी तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले देखो, जो इस तरह की जो राइटिंग हो, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर को लिखना होता है, तो पहले एक चीज़ समझो, जब कोलोनाइजेशन होता है तो कोलोनाइजेशन से एक स्टेप पहले क्या होता है, इम्पेरियलिज्म। और इम्पेरियलिज्म में क्या प्रेजेंट कर दिया जाता है, एक कल्चर को ऊपर दिखाया जाता है, दूसरे कल्चर को क्या है, बिल्कुल नीचे दिखाया जाता है, डाउन ट्रोडन। अगर आपका कल्चर डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब लैंग्वेज वहीं पे थ्रैश हो जाती है, आपकी लैंग्वेज की पावर भी सब्सिडाइज करने लग जाती है, वो भी सब्जुगेट कर जाती है। सब्जुगेट का मतलब एक लेवल नीचे अपने आप चली जाती है लैंग्वेज भी। तो अब उस लैंग्वेज में बहुत जो डिटेल्स होते हैं वो उस तरह से क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं। लैंग्वेज को कहीं ना कहीं इस तरह से तोड़ तोड़ के दिखाने का मतलब है कि किस तरह से लैंग्वेज जो वो तोड़ने का मतलब है कि किस तरह से वो क्लियर नहीं है। अब यहाँ लैंग्वेज नहीं क्लियर होने का मतलब क्या है कि सब्जुगेशन दिखाया गया अफ्रीकन कल्चर का, और आइडेंटिटी जैसे कंसेप्ट को कोलैप्स कर दिया गया, यानी सोशल आइडेंटिटी का भी यहाँ पे कोलैप्स दिखाया गया है। तो जहाँ जैसे इम्पीरियलिज्म आएगी और आपको उस लेवल में मेंटेन करना हो अगर कुछ, तो मान लो जो चीज़ों को बोलता है पर वो उतना क्लियर नहीं होता, और ना ही वो उतना समझ आता है, क्योंकि ये डर है। ये डर किसका है, दैट इज़ द वाइट मैन, है ना, वाइट मैन का है, या फिर ये कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, जिस वजह से लैंग्वेज इस तरह से ब्रोकन हो रखी है, या तो फिर ये सब्जुगेशन है वाइट मैन के आगे। ठीक है, वाइट मैन के आगे सब्जुगेशन है, या तो फिर ये पावर ऑफ डिज़ायर है। ठीक है, इन सब की वजह से जो है लैंग्वेज इतनी ज़्यादा थ्रैश होती है, एम्बिगुअस हो रही है, कई जगह समझ नहीं आ रही। जैसे कि कई जगह लैंग्वेज में यूज़ किया गया है, नॉर्मली क्या बात यूज़ की गई है, जैसे आइवरी, आइवरी, जबकि ये नहीं लिखा थी एक्सपोर्ट ऑफ दी, इट मीन दैट आइवरी की जगह इसका एक्सपोर्ट नहीं लिखा गया। ठीक है, और कहीं डायरेक्टली ये नहीं बता रखा कि आइवरी का एक्सपोर्ट हो रहा है।
उसके बाद कर्ट्स का नाम जो है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं सब लोगों से सुना, तो कर्ट्स बोलना शुरू कर दिया। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलता, और कर्ट्स को लेके भी उसका एक पॉजिटिव एसेंस था। वो एट द एंड भी उतना स्टार्क कंपैरिजन, एक स्टार्क वे में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता कि कर्ट्स को उस तरह से टारगेट में लिया गया हो। लैंग्वेज को बहुत ही जगह पे ब्रेक किया गया है, और बहुत ही क्लैरिटी जो है इतना मेंटेन नहीं किया गया, और ऐसा तब किया जाता है जब कहीं ना कहीं कुछ जैसे फैक्ट्स को हिडन किया जाए। और फैक्ट्स हिडन का मतलब है दोबारा जिसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं, या तो हम बोल सकते हैं मार्लो एज कैरेक्टर मूव कर रहा है और उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, पोटेंसी नहीं है कि, और पोटेंसी ना होने की वजह से वो या तो वो डार्क हिस्ट्री को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, पहली चीज़ ये है। वो या अफ्रीका के डार्क हिस्ट्री को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, या तो फिर वो इम्पीरियलिज्म का जो है उसके ऊपर इम्पीरियलिज्म की वजह से सब्जुगेशन हो रहा है, और इस तरह से लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है हो पा रही, ठीक है। या तो वो डार्क हिस्ट्री की वजह से अफ्रीका को जो ब्रूटली कॉलोनाइज़ किया गया, इस वजह से उसको पावर नहीं मिल रही ताकि वो लैंग्वेज को एक सिंपल ऑर्डर में यूज़ करे, या तो फिर वो इम्पीरियलिज्म वाले यानी जो ब्रिटिशर है उनका इम्पीरियल एटीट्यूड को जिस तरह से दिखाया गया है, उस वजह से लैंग्वेज जो है वो ब्रेक हो रही है। तो दो तरह से ही लैंग्वेज को ब्रेक किया जा सकता है। और लैंग्वेज ब्रेक होने का मतलब अगेन है कि साइको जो पर्सपेक्टिव है राइटिंग की, क्योंकि साइकोलॉजी ने भी अच्छी खासा कदम रख दिया था 1860s और 70s में, राइटिंग 1899 का है। तो साइको एनालिटिक जैसे कंसेप्ट जैसे सिगमंड फ्रूड जैसे, और ठीक है, और भी जो विलियम्स वोंडेन, ये सारे भी मूव कर रहे थे। तो इसी तरह से अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इस तरह में काफ़ी जो है टसल देखने को मिलता है, इस वजह से भी लैंग्वेज ब्रेक होती है। ये बहुत है ना कि किस तरह से द हिस्ट्री ऑफ द हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के झूठा दिखाना, इंपीरियलिज्म। वैसे वो लोग इंपीरियल नहीं है, ये मैंने लास्ट वाली स्लाइड में भी काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती उन्होंने दिखाया, और वाइट मैन बर्डन कई बरी बता चुका हूँ, उस तरह की चीज़ है। तो इंपीरियलिज्म की वो दिखाना हवा, जैसे कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हिपोक्रेसी ऑफ इंपीरियलिज्म। ये सेम स्लाइड की कंटिन्यूएशन है, इस इम्पीरियल आ सकता है किस तरह से इनके अंदर जो है फाइनली वेल्थ एक्यूमुलेशन का, वेल्थ को इकट्ठा करना, मटेरियल एटीट्यूड ने और द क्वेस्ट ने उनके, ठीक है, द क्वेस्ट ऑफ पावर, ठीक है, द डिज़ायर फॉर द पावर और रिसोर्सेज और वेल्थ, इस वजह से जो मैडनेस में बदल चुकी थी इनकी इम्पीरियलिज्म, अपने आप को इम्पीरियलिज्म दिखाना शुरू करा, और इसमें फिर मटेरियल एटीट्यूड ऐड हो गया, दैट मेक्स द मैडनेस। और बाकी आप यहाँ से देख लेना, जो जो आपको लाइन बेस्ट लगेगी उसे उठा लो। और यहाँ पे हमारे पास एब्सर्डिटी ऑफ इविलनेस का मतलब, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम कोई कंक्लूजन ना निकाल सके। द एज ऑफ एब्सर्डिज्म आगे आएगी 1950s और 60s में, जब बैकेट की राइटिंग आएगी द वेटिंग फॉर गॉडहुड। तो एब्सर्डिज्म और एलिनेशन जैसे कंसेप्ट, एब्सर्डिज्म का मतलब जहाँ पे एक पूरी तरीके से एक आप डिसीजन नहीं ले पाओ। तो एब्सर्डिटी ऑफ द इविलनेस देखा गया, यहाँ पे दोनों ही इविल चीज़ है, ठीक है। ये देख के चलो, एक तरफ इविल हमारे पास कोड्स का है, जो कि कोड्स खुद इविल है। अगर भाई वो खुद वहाँ जाके लोगों के साथ बहुत ही ब्रूटली इन्हें ट्रीट करता था, ठीक है, और उसने खुद ये लाइन कई जगह नॉवल में लिखी गई है कि वो उन्हें दबा के नीचे रखता था, और उनसे ज़बरदस्ती आइवरी जो है उसकी डिमांड करता था, और उस आइवरी को निकाल के फिर वो एक्सपोर्ट करता था। तो एक तो एविलनेस ये है, दूसरा इंपीरियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर। अब आप किसके साथ जाओगे, इसके साथ या इसके साथ, पर दोनों ही एविल है। ये तो वही बात होगी कि एक हाइपोक्रेटिकल और मेलिशियस कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है एक तरफ दिखाने वाली, और मेलिशियस यानी बहुत ज़्यादा अंदर से मैली, ठीक है, जिसकी सोच ऐसी, और दूसरी तरफ हमारे पास रूल है ना, रूल डिफाइंग और मेलिवल, जो मेलिवलेंट, यानी ये भी एक तरह से दोनों क्या है, ये भी मलिशियस है। तो दोनों तरफ हमारे पास ऐसे ही कि दोनों तरफ इविल है, एक तरफ इविल वन है, एक तरफ इविल टू है। इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन ज़्यादा और कौन कम है। इट मीन अगैन द प्रोवर्बियल, हम कह सकते हैं द चॉइस बिटवीन द टू लेसर ऑफ द टू इविल्स, कि दोनों इविल में से कौन से इविल कम है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अगैन द एब्सर्ड राइटिंग। तो एब्सर्ड राइटिंग है, मीनिंग ड्रैग इन योर पास था इसमें, और मॉरल के बेस पे वो बात करें तो हम, ये मॉरल कन्फ्यूज़न है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉरल कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि मॉरल जब बोलेंगे, जब हम किसी एक को सही मानते हैं, तो यहाँ पे मोरालिटी जैसे कंसेप्ट भी फेल हो जाते हैं। अभी लास्ट में मैंने इंटीरियर में से एक बार रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट लगे इसमें से उतार लेना। ये डार्कनेस हुआ है ना, द हर्ट ऑफ डार्कनेस। तो डार्कनेस क्या है, दैट ये भी सिंपल वही वाली बात है, दैट इंपॉर्टेंट इनफ द कंसेप्चुअली दैट टू बी द पार्ट ऑफ द बुक्स टाइटल, बुक्स के टाइटल में। और डिफ़िकल्ट है हम सबके लिए डार्कनेस को बताना। ये डार्कनेस पॉलिटिकल एजेंडा में भी अलग हो सकता है। पॉलिटिकल एजेंडा में जैसे मैंने बताया, डार्कनेस क्या है कि अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया गया बाय द ब्रिटिशर। कल्चरल ग्राउंड पे भी अलग किया जा सकता है, जहाँ पे वाइट मैन बर्डन जैसे कंसेप्ट को रखा गया,
ठीक है। सो और उसके बाद कल्चर ग्राउंड में भी किस तरह से इसको सप्रेस करके इन्होंने अपने और लैंग्वेज के बेसिस पे भी अलग किया जा सकता है कि इनके लैंग्वेज को हमेशा नीचे माना। रिलीजियस के बेस पे भी कवर किया जा सकता है कि इनके रिलीजन में मास्क जो मैंने बोला था उसके वजह इन्होंने यूरिनेट करके इन्हें फिर से क्या नीचे का दिखाया गया। ये डार्कनेस मार्लो का खुद का इनर डार्कनेस हो सकता है कि उस तरह से कैसे उसने किस कैरेक्टर को समझा और वो निकला क्या, ठीक है। तो ये और ये जो डार्कनेस है ये हमारे पास स्पेल कर्व जो मैंने इसमें बताया था वो वाला डार्कनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हैं रिगार्डिंग टू द डार्कनेस। पीछे से वीडियो को दोबारा देख लो, जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस की बात मैंने बता रखी उन सबको एक जगह पे नोट करो और उन्हीं सबको कंबाइन करके आपको डार्कनेस वाले आंसर को टाइटल पे कमेंट करने वाले आंसर को लिखना है। क्वेश्चन एंड ईव्स ड्रॉपिंग का सिंपल मतलब एडम एंड ईव, ये आपने पढ़ा होगा बाइबल में, एडम एंड ईव है ना। तो ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, कान में किसी के चुपके से बात बोलना, कान में फुसफुसाना, दैट इज़ कॉल्ड द ईव्स ड्रॉपिंग। और ईव्स ड्रॉपिंग का क्यों है, सैटन ने आके ईव के कान में बोला था। अगर आपने एडम और ईव वाली स्टोरी सुन रखी हो या मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी हो, तो सैटन ने आके बोला था कान में, वहाँ से ये वर्ड आया था ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कान में कुछ कुछ बोलना चुपके से, या हम इसे नॉर्मल देसी भाषा में कह सकते हैं चुगली करना। तो यहाँ पे किसने करा था वो सबको पता होगा, रशियन ने, है ना। रशियन ने सिंपल सारी बातें बताई थी किसको, हमारे मार्लो को, है ना। मार्लो कैरेक्टर को बताया था रिगार्डिंग टू द कट्स, ठीक है। तो ये ईव्स ड्रॉपिंग का एक केस देखने को यहाँ पे मिलता है, नॉट इम्पॉर्टेंट से। ये देखो स्लाइड में ही मिल गया आपको, तो पढ़ लेना प्लीज़, इसे ऐड करके ज़रूर आना। और दिस इज़ इंपॉर्टेंट, जोसेफ कॉनरेड की दी हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल क्यों है, मैंने फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में आई थिंक आपको बता दिया था। खुद के रियल बेस्ड एक्सपीरियंस पे लिखा गया था कॉन्गो रिवर पे, जहाँ पे ये खुद एक बारी क्या थे, पायलट थे स्टीम शिप के। तो इसे इंटरप्रेटेड 19th सेंचुरी। इन सबको रोको और देखो भाई, वाइट पेंट्स बटन मैंने कई बारी आपको समझा दिया है इसमें। ये अगेन कंटिन्यूएशन है, आप इसे रोको और सिंपल ये समझा चुका हूँ मैं, इसे आराम से देखना। कुछ लाइंस लिखी गई है, जैसे रुडियर्ड किपलिंग की लाइन थी, द वाइट मैन्स बर्डन, ठीक है। और वो वाइट मैन्स बर्डन कहाँ पे किपलिंग ने लिखा है, ठीक है, वो आपको इसमें देख के मिल जाएगा। ये और डीप एनाल को और बस देख लेना इसे। यहाँ पे कल्चर के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आप देखो और उसे नोट करो। जैसे कि सिंपल डार्क कल्चर दिखा रखा है, इसमें मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, बस यहाँ पे आपको सिर्फ ये, ताकि आपकी आंसर राइटिंग परफेक्ट हो सके। कुछ बच्चों को बेस्ट लाइंस नहीं मिलती, वो आप यहाँ पे लाइन और आंसर राइटिंग के लिए हेल्प की, किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करना है, तो वो यहाँ पे देखो किस तरह से आंसर को लिखा जाता है, उन सब के लिए इसे मैंने डाला है। ये कल्चरल वैल्यूज़ के रिगार्डिंग देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, तो स्लाइड को रोको और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से। काफ़ी इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, और आंसर राइटिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने के में मिलेगा इसमें। और यहाँ पे आप एंडिंग देख सकते हैं किस तरह से आपको फाइनली एंड करना है। ये क्रिटिकल पर्सपेक्ट, कोई भी आंसर यानी 16 मार्क्स या 20 मार्क्स का आता है, तो वहाँ पे एट दी एंड आपको क्रिटिकल टच डालना होता है या कंक्लूजन डालना होता है, सो कॉल्ड, वहाँ पे लिख सकते हो। देखो, क्लोज रीडिंग टू द हार्ट ऑफ द डार्कनेस स्टेट्स डिमीनिंग ऑफ द अफ्रीकन कल्चर, किस तरह से अफ्रीकन कल्चर को डिमीन किया जा रहा था, यानी उनसे प्लंडर किया जा रहा था। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़े करो। एंड द ट्रेडिशन फॉर एसेसिंग द नेचुरल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज वॉज द रूथलेसली, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का यूज़ किया जा रहा था। कई सारे अफ्रीकन बर्डिंग, देखो बर्डिंग यूज़ कर रखा है, कई सारे जो है साइंस का बॉडी बर्डिंग आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अफ्रीकन राइटर और स्कॉलर्स जिन्होंने रिक्लेम करा अबाउट द एस्थेटिक फंक्शन, एस्थेटिक और एस्केटिक, है ना। एस्केटिक का मतलब क्या होता है, बाबा टाइप लाइफ को लीड करना, सबको छोड़ देना। और एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इट मीन दैट आउटर अपीयरेंस ऑफ एनी राइटिंग, है ना, उसके डिफरेंट वैल्यू, उन सब चीज़ को दिखाना। द कॉन्ट्रैक्ट द कंसेप्ट ऑफ द डार्कनेस इज लिंक्ड विद द डेरोगेटरी एंड द बेसिक जनरेशन ऑफ द होल कॉन्टिनेंट विच अफ्रीकन नो एज हेवन बिन। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत प्यारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स इसमें इतनी वैल्यूबल है। अगर 2-4 पॉइंट्स भी अगर आप ऐड करके आ सको तो परफेक्ट नंबर आएंगे। रिगार्डिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन, सिंपल है। एक्सप्लॉयटेशन में देखो यहाँ पे सिंपल, द बूम ऑफ द आइवरी ट्रेड एंड द सेल ऑफ द यूरोपियन कंट्री स्पीक द वॉल्यूम ऑफ द नेचर्स एक्सप्लॉयटेशन फॉर द अमेजिंग इनॉर्मस वेल्थ विच ए लिटिल वर्थ इन द रियलिटी। किस तरह से इनॉर्मस दिखाया गया और कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, ओवर यूज़ किया गया। द हार्ट ऑफ द डार्कनेस में आइवरी ट्रेड को प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस दिखाया गया। कुड्स एन आइवरी ट्रेडर हु एस्टैब्लिश हिज बिजनेस बाय कैप्टिवेटिंग द माइंड्स ऑफ द सैवेजेस। देखो यहाँ पे लिखा है ना, उसने सैवेज के माइंड को कैप्टिवेट कर लिया था कुड्स ने, और उसके बाद डिमीन करना शुरू कर दिया था, लूटना शुरू कर दिया था। टू रिमेन द सक्सेसफुल इन द बिजनेस ही डज नॉट हेसिटेट टू किल दोज हु अपोज हिम, जो उससे अपोज करते थे उसको वो मार भी देता था वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथोरिटेरियनिज्म जैसे कंसेप्ट को
यहाँ पे बहुत ही अलग वे से प्रेज़ेंट किया गया, तो ग्लीम आउट किया गया ऑथोरिटेरियन, यानी एक सुपीरियर अथॉरिटी बन के बैठा हुआ था वो वहाँ पे। और उसके बाद मिस्टर कोर्स हिमसेल्फ व्हाट ही बिलोंग टू एंड हाउ मेनी द पावर ऑफ द डार्कनेस क्लेम्ड फॉर देयर ऑन। ठीक है, ये कुछ लाइन्स है, इस लाइन को आप हटा भी सकते हो, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्लोस रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन इन द नोवेला एंड द हाईली फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन है मार्लो की, एंड कंसिडर the white man's conquest of the Africa and its inhabitant is wholly the barbaric। वही लाइन दोबारा लिखी हुई है, बस इसमें जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड वही सब जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारी बात इसमें फिर से है। ये लाइन नेचर के रिगार्डिंग है, रोको और देखो। ठीक है, रिवर कॉन्गो ये दिखा रखा होगा, फिर रिवर कॉन्गो के रिगार्डिंग मैंने आपको बता भी रखा है किस तरह से, फिर ओनली फॉर दी रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे एक बात और है, जैसे विलियम गोल्डिंग की एक राइटिंग दी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एंड सोशल एंड द मॉरल रिकंस्ट्रेंट ऑफ द गुड्स एट डी जनरेटेड इनटू द पर्सोनिफिकेशन, उसमें भी ऐसी पर्सोनिफिकेशन ऑफ ये दिखाया गया, द माइंड इन इट्स कंट्रोल, ये भी है। अगर आपको याद रहता है तो सेम इसी डिज़ाइन पे लिखी गई है गोल्डिंग की भी राइटिंग, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पर टू बी द रेलेवेंट आपको बिल्कुल कनेक्टेड लिखना है कि कौन सा आपको जो है बेहतर लगे, तो वो वाला आंसर लिखना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता लिटरेचर में। बस अपना जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बस आपको वहाँ जस्टिफाई करना होता है, अपनी बातें रखनी होती है। तो ये कोई साइंस नहीं है दैट नीड्स दी फैक्ट्स के इस फैक्ट के थ्रू या A+B² इस तरह के फॉर्मूले लगा के मैथ्स के थ्रू आप मूव कर रहे हो। इसमें बस आपको जस्टिफाई करना होता है कि हाँ, इस एंगल से हम ये कह सकते हैं ये बात को। ठीक है, तो बस एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखो और फिर इसे अटेंड करना है। तो द हॉरर मेंट टू द मार्लो, कि मार्लो के लिए द हॉरर का मतलब क्या है। देखो, इस कहानी में जैसे हम मूव करते हैं तो सबसे जो ज़्यादा माना गया है कि वो क्या है, डी ह्यूमन फेस या इनह्यूमन एक्ट, या ह्यूमनाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। क्योंकि देखो, जब इस कहानी के अंदर 20 कैनिबल्स दिखाए गए हैं, कि यानी अफ्रीका के एट द मिड यानी बिल्कुल, अगर हम बात में एट द कोर या कर्नल कह लो, बिल्कुल एट द कोर पार्ट में, हर्ट के भी कोर पार्ट में यहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरह से जो लोग हैं, यानी जो अफ्रीकन नेटिव्स है, वो कैनिबल्स में बदलने लग गए, यानी वो एक दूसरे को खाने लग गए थे। तो डीह्यूमनाइजेशन का देखा गया यहाँ पे, ब्लैक पीपल डीह्यूमन हो रहे थे। इसलिए दी हॉरर करके कहीं ना कहीं वो अलार्म दे रहा था कि इनको, बाकी लोगों को, यानी मार लोगों के, अब वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि अब वहाँ पे ख़तरा आ चुका है। अब इन लोगों के अंदर जो है, अब ह्यूमैनिटी जो है वो पूरा डर्थ कर चुका है, अब ये डी ह्यूमन एनिमल की तरह हो चुके हैं, अब ये कैनिबल्स बन चुके हैं। और इनको कैनिबल्स में बदलने के लिए बहुत कई सारे रीज़न हो सकते हैं, और वो जिसमें मेन जो रीज़न क्या है कि इनको इतनी ब्रूटली इनके साथ ट्रीट किया गया। और हमने पढ़ा भी था कि किस तरह से कर्ड्स जो है, कर्ड्स अपनी हर कुछ यूज़ करके, यानी वो अपनी पावर का यूज़ करके इन लोगों को बहुत बुरी तरह से सप्रेस और सब्जुगेट करके रखता था। इनके साथ हर तरह से वो बुरी है, डिटेरियोरेटिंग और डिप्लोरेबल कंडीशन में रख रखा था। ऐसी कंडीशन में जब किसी को दबा दो तो इंसान पागल हो जाता है, और पागल होने के बाद वो कैनिबल्स में बदल गया। भाई, कैनिबल्स सिंपल मतलब है वो इन्होंने खाना शुरू कर दिया, एक दूसरे को जानवरों की तरह रिएक्ट करने लगे, क्योंकि अब उनकी आइडेंटिटी तो रही नहीं। कल्चर अगर कहीं सपोर्ट करता तो वो ज़िंदा भी रहते, कल्चर ज़िंदा मतलब इन सेंस उनकी ह्यूमैनिटी ज़िंदा रहती, क्योंकि कल्चर ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखती है। और जिस दिन कल्चर अगर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, उस दिन इंसान जो है वो ह्यूमैनिटी से एकदम से डी ह्यूमन फेज में चला जाएगा, और उसकी ह्यूमैनिटी डर्थ करने लग जाएगी। उस यानी DEARTH है ना, डर्थ, डर्थ मीन्स लैक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस समय पे उसकी ह्यूमैनिटी की बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगी, और जैसे ही ह्यूमैनिटी ख़त्म होने लग जाए, इसका मतलब वो किस में बदलता जा रहा है, एनिमल में। तो इस तरह से वो फिर क्या बन जाते हैं, कैनिबल्स, एक दूसरे को खाना शुरू, पागलों की तरह, जानवरों की तरह रिएक्ट करना शुरू। तो यही था द हॉरर। ठीक है, यही हॉरर है। इसके साथ साथ का अगर मार्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मार्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रखा जा सकता है कि उसका खुद का पर्सनल फेलियर, दैट इज़ ऑल्सो दी हॉरर। पर अगर उसका पर्सनल फेलियर है तो ये बात कोर्ट्स को कैसे पता कि उसका ये पर्सनल फेलियर और उसने दी हॉरर बोला हो। पर फिर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, दी हॉरर एंड हॉरर बोला कोर्ट्स ने अपने किसी भी बात को लेकर, चाहे उसने ये बोला हो कि वो अब एलिमेंट यानी किस तरह से बीमार हो रखा है, वो नहीं बचेगा, दिस इज़ अगैन दी हॉरर, कि अब वो ख़त्म होने वाला है, तो सारा जो अब यूरोपियन बिजनेस है अब वो ऑलमोस्ट थ्रैश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने बोला दी हॉरर। पर इस वर्ड को जिस तरह से ट्रीट किया, कुड्स के इस वर्ड को मार्लो ने जिस तरह से कंसिडर किया, उसमें लग सकता है कि मार्लो का खुद का फेलियर और जो उसका क्वेस्ट था उसका एक तरह से गलत आ जाना, गलत ठहर जाना। उसका क्वेस्ट क्या था कि कुड्स एक अलग इंसान होगा, सबसे हटके होगा, दयालु टाइप का होगा, पर यहाँ कुछ और मिलता है, दैट इज़ द फेलियर ऑफ द मार्लो। तो मार्लो का खुद का फेलियर भी द हॉरर हो सकता है, पर लाइन दी हॉरर बोला कोट्स ने है,
पर मार्लो रिसेंबल कर रहा है उसके अपने दिमाग में दी हॉरर हॉरर की मीनिंग को, कि अब वो नहीं समझ पाया इनको, तो उसके लिए ये खतरा है कि जिस तरह से उसने समझा था वो नहीं है। पर रेलिवेंट अगर हम बात करें तो डी ह्यूमन यही है जो मैंने अभी आपको समझाया, दिस इज़ दी हॉरर। बाद में यहाँ पे ओवर रिगार्डिंग टू दी हॉरर, द लास्ट वर्ड दी हॉरर मैग्नीफाई द टू एस्पेक्ट्स, इसमें दो एस्पेक्ट को मैग्नीफाई किया जा सकता है। पहला एस्पेक्ट क्या है, दैट मार्लोस एक्सपीरियंसेस दैट रिप्रेजेंट द चेंज इन द कोड्स पर्सनैलिटी, कि मार्लो किस तरह से कोड्स की पर्सनैलिटी में जो चेंज देखता है, दैट इज़ दी हॉरर। ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हो। एंड द इन्वेजन ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो में किस तरह से इन्वेड करना शुरू कर दिया था। एंड द कुड्स वॉज ए नोबल मैन बिफोर कमिंग टू द कॉन्गो, और कॉन्गो में आने से पहले वो नोबल मैन था, फिर आने के बाद यहाँ पे किस तरह से वो उसने ट्रीट करना शुरू कर दिया था यहाँ के नेटिव लोगों को। तो इस तरह से वो पूरी तरह से बदल गया था। तो हॉरर ये भी हो सकता है कि तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है और जिस तरह के तुम हो वो बिल्कुल बदल जाओगे, इमोरल बन जाओगे तुम। ठीक है, तुम्हारे अंदर मॉरलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यहाँ के तुम एक तरह से एनिमल बन जाओगे। इसलिए द हॉरर हॉरर करके उसने अलार्म दिया। उसे लग रहा था कि कोट्स को क्या वो मर जाएगा, मरने के बाद ये लोग आके यहाँ रहना शुरू करेंगे, तो इसलिए उन्हें पहले ही बोल दिया कि अब यहाँ मत रहो, क्योंकि यहाँ जो है तुम्हारी ह्यूमैनिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। आगे दिस साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे बहुत ही परफेक्ट राइटिंग है साइकोलॉजिकल वे में। मैंने बोला था 1860s एंड 50s में साइकोलॉजी ने पूरी तरीके से आनी शुरू हो गई थी, और जिसका फुल फ्लैज 1870s और 80s में देखने को मिला। और 1899 की राइटिंग है, तो यहाँ पे भाई साइकोलॉजी का टच ना हो तो बात ही ना हो। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम ये कह सकते हैं, देखो अनकॉन्शियस कॉन्शियस सब बीच में क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसर। अनकॉन्शियस यानी जो हमारे दिमाग के, जो हम कॉन्शियस का मतलब जो आँख खोल के जो हम दुनिया देखते हैं वो कॉन्शियस है, और जो हमारे दिमाग के अंदर पीछे चल रही है होती हैं बातें, दैट इज़ द अनकॉन्शियस। सेंसर जो है अनकॉन्शियस लेवल को मेंटेन करके रखता है, ताकि अगर सेंसर ब्रेक हो जाए तो जो अनकॉन्शियस के अंदर जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो आके सीधा कॉन्शियस में घुस जाएंगे। ठीक है, ये रोल होता है सेंसर का। यानी सिंपल सी बात है, आपने किसी के हाथ में एक पेंसिल देख ली, बहुत ही अच्छी पेंसिल है, आप नहीं ले पा रहे हो उसे, तो है ना अनकॉन्शियस माइंड में एक तरह का क्वेस्ट जनरेट होगा, काश ये पेंसिल मेरे पास होती। ठीक है, अब इस पेंसिल को जो है इतनी ज़्यादा अंदर डिज़ायर जागने लगी कि ये जो सेंसर है कंट्रोल करके रखता है अनकॉन्शियस माइंड को। अब ये सेंसर जो है वो टूट गया, तो अनकॉन्शियस माइंड से पेंसिल चुराने की स्कीम कॉन्शियस माइंड में आई और आपने इस काम को कर दिया। तो इस तरह का तो बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक होते हैं इससे कवर होते हैं, जैसे रेप जैसी चीज़ को किसी लड़की को देखा, ठीक है, उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के आ जाता है, कुछ यानी 1% लोगों के, है ना, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अंदर घुस जाती है। अब वो जो चीज़ है वो अंदर घुसने के बाद एक टाइम पे जैसी वो अल्कोहल वगैरह ये कुछ अगर ऐसे कुछ लेते हैं, मैं हर एक की नहीं कर रहा, ओनली दी 1% से भी कम लगाना भाई, कहीं कहीं नीचे कमेंट मार रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइम पे क्या होता है, सेंसर वीक पड़ जाता है और सेंसर ब्रेक हो जाता है, तब ये अनकॉन्शियस माइंड की जो चीज़ें हैं वो कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, फिर इस तरह के जो सेक्सुअल जो है एक्ट वो परफॉर्म कर देते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बहुत बड़े से बड़े टॉपिक को जो रिजॉल्व किया जाता है इसी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के फ्रेम से। तो यही है सिगमंड फ्रूड का कंसेप्ट है ये। ठीक है, साइको एनालिसिस कंसेप्ट भी कहते हैं इसे फ्रूड का। तो जर्नी ऑफ द क्वेस्ट फॉर दिस सेल्फ, सेल्फ कैसे डिज़ाइन करते हैं कि हमारी सोसाइटी में सेल्फ क्या है। अब यहाँ पे सेल्फ किस चीज़ को प्रेजेंट किया गया है, कॉनरेड, देखो कॉनरेड, जोसेफ कॉनरेड। अब जोसेफ कॉनरेड ने इस राइटिंग को लिखा। ठीक है, जोसेफ कॉनरेड इस राइटिंग के थ्रू जो है वो मूव कर रहे हैं एज एन कैरेक्टर मार्लो के थ्रू। ठीक है, जोसेफ कॉनरेड ने खुद बोला था कि बिफोर द कॉन्गो, जब कॉन्गो में नहीं आया था, आई वॉज जस्ट एन मियर एन एनिमल, मुझे कुछ नहीं पता था दीन दुनिया के बारे में और कल्चर के बारे में। पर जब मैं पहली बारी कॉन्गो आया, ठीक है, जोसेफ कॉनरेड बोल रहे हैं, द राइटर, ठीक है, वो भी गए थे, आपको बताया था मैंने कॉन्गो। ठीक है, उसके रियल बेस एक्सपीरियंस पे लिखा गया, इसीलिए कई बारी से कई बारी क्या उसे बोला ही जाता है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। तो कॉन्गो में जाने के बाद इतनी दुनिया पता चली। ये अलग बात है कि जब ये जोसेफ कॉनरेड कॉन्गो गए थे वहाँ पे इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं था, ना कुड्स, ना ये एक फिक्शियस कैरेक्टर है। पर स्टिल ये बात बताएगी कि अफ्रीका का जो कल्चर है वो कितना डीपली है और डार्क, और किस तरह से डार्क कॉलोनाइज़ किया था ब्रिटिशर ने इसको। इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए इस तरह के कैरेक्टर को फिक्शियस ग्राउंड पे डिज़ाइन किया गया, पर प्लॉट को स्ट्रॉन्ग रखा गया, जहाँ पे दिखाया गया कि कॉलोनाइजेशन का कितना डार्क इम्पैक्ट आया कि किसी जगह, कुछ कुछ जगह पे। और उसमें जो है सबसे एक्सलेंट एग्जांपल कॉन्गो को दिखाया गया, जो कि अफ्रीका का बिल्कुल कोर पार्ट है। तो मार्लो की खुद की जर्नी है, मार्लो की खुद की जर्नी यानी उसका जो अनकॉन्शियस और द कन्फ्रंटेशन रिगार्डिंग टू द कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में एक तरह का टसल चला रहा है। अनकॉन्शियस ये कह रहा है कि ठीक है,
कि किस तरह से यहाँ पे ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है, और कॉन्शियस ये क्या और अनकॉन्शियस ये भी कह रहा है कि हमें इन लोगों को बचाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। पर कॉन्शियस क्या कह रहा है कि वो एक तरह की एक पोस्ट पे है, पायलट था, वो बहुत मुश्किल से उसे जॉब लगी थी उसकी, और पायलट स्टीम इंजन का, तो उसे एक तरह से मटेरियल वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहिए, पैसे बनाना चाहिए। तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस यानी एक खुद का जो होता है अंदर से कि मेरे को ये सही करना चाहिए, और कॉन्शियस रोक, और कॉन्शियस का मतलब क्या है कि नहीं नहीं जो आंखों के आगे दिख रहा है पहले वो सब चीज़ करो। तो इन दोनों के बीच में टसल चलती है, और यहीं पे जो सेल्फ जैसा कंसेप्ट है वो बार बार ही डिज़ोल्व हो रहा है, फिर दोबारा बन रहा है, फिर डिज़ोल्व हो रहा है, और यहीं पे एम्बिग्विटी की आनी शुरू हो जाती है। अब इस वाले Marlowe has a symbolic role and is a ghost in the Marlowe's nightmare. This is clear when the Marlowe's mention no, it is impossible. It is impossible to convey the life sensation of any even epoch of one existence, and that which makes its truth it meaning that it is subtle and the penetrating. सिंपल सी बात है, देखो मार्लो की आइडेंटिटी जो है वो दो हिस्सों में टूट गई। अनकॉन्शियस माइंड जो कि उसको नाइटमेयर यानी ड्रीम कैसे जनरेट होता है, थ्रू अनकॉन्शियस माइंड। जिस चीज़ को हम कर नहीं पाते उसी को हम सपने में देखते हैं, दैट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड का एक तरह का सिक्वेंशियल ऑर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रीम। ड्रीम सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है अनकॉन्शियस माइंड का। तो ये क्लियर हो गया कि मार्लो ने मेंशन करा कि ये इम्पॉसिबल है। कई चीज़ें ऐसी थी जो कि मार्लो को देख के समझ आ रही थी पर फिर भी नहीं समझ आ रही थी, इसलिए लैंग्वेज में जब मैंने करवाया था तो ब्रोकन फ्रेम और ब्रोकन लैंग्वेज देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि सच में बताती है कि अनकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, पर कॉन्शियस माइंड के आगे उसे दिख रहा था कि क्या क्या आगे चल रहा है, उसका काम क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और जब हम देखते हैं यहाँ पे कि द टेल हैज़ ए डबल फोल्ड मैसेज इसमें। द फर्स्ट इज़ द मार्लोस ड्रीम, कि मार्लो के ड्रीम, एंड सेकंड इज़ द मार्लोस जर्नी टू द अफ्रीका। उसका ड्रीम था और उसका जर्नी रियल में अफ्रीका में कैसे हो रहा है वो हो रहा है। आफ्टर द 3 month द मार्लो गोस अप द रिवर एंड द एम ऑफ द रिलीविंग द गुड्स एट द इनर स्टेशन। इस जर्नी इज़ बोथ लिटरल एंड द सिम्बॉलिक। सिंपल है, डबल वे में डबल फोल्ड मैकेनिज्म में चल रहा है। एक तरफ से इसका ये था कि ये एक तरह से सिंपल क्या है हमारे पास यहाँ, इट्स अ जर्नी, ये जर्नी है टू द अफ्रीका, पर रियल में इट्स नॉट अबाउट द जर्नी। ये एक ऐसी जर्नी है अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू अगर हम देखते हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ समझने की है, यानी किस तरह से अफ्रीका को कॉलोनाइज़ किया गया, किस तरह से वहाँ के लोग जो है सैवेज और बारबरिक बता के उनके कल्चर को अप्रूव करके अपनी कल्चर की एक लेयर को उनके ऊपर लगाया गया, और किस ब्रिटिशर्स के अंदर किस तरह से इनह्यूमैनिटी आती जा रही थी और उस इनह्यूमैनिटी ने वहाँ के लोग को कैनिबलिस्टिक कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो था ये था अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में क्या था कि वो सिंपल वहाँ पे मूव कर रहा है और वो जर्नी है नॉर्मली सिर्फ अफ्रीका की, जबकि वो रियल में जर्नी नहीं थी। एक ऐसी जर्नी थी, एक हिस्टोरिकल जर्नी थी जिसने कि कई सारे जो है जो फैक्ट्स हिडन फैक्ट्स उनको सबके सामने लेके आए। बाकी स्लाइड में खुद ही पढ़ लेना एक बारी, है ना, कुछ कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको उठा लेना। सेम फॉर द ईयर, यहाँ पे भी जो अच्छी लाइनें उनको कॉपी कर लो, कॉपी करने में क्या जाता है ना। बाकी मैंने कई बारी बोला अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, या फ़ोन नंबर पे, या फिर सीधा टेलीग्राम वो भी मिल जाएगा आपको एंड में, या फिर ईमेल आईडी पे। बाकी ये कुछ नहीं, काफ़ी चेंज किए जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लाइंस भी अच्छे हैं, देखो जस्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं। द हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ नॉवल बेस्ड ऑन द कॉनरेड्स डायरी रिटन while he was in Congo। बहुत अच्छी लाइन है। ही रोट अबाउट द मार्लो who would take a journey into the Congo and into his own soul। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बहुत प्यारी तरीके से लिखते हैं। फॉर द मार्लो द जंगल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द evil as the steamship moved stealthily towards the coast, the darkness which is repeating in the jungle। बहुत प्यारी प्यारी लाइन है, सारी लाइन्स को लिखो और सारी लाइन्स रट लो, उठा के रट के लो, मतलब समझ के अपने हिसाब से लिखना है। यहाँ पे जो वर्ड हैं, वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं, जैसे कि एंडवर यूज़ हो रखा है, स्टील्थली यूज़ हो रखा है, इन सारे वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में ऐड करो और इसी तरीके से लिखे करो। कंटिन्यूएशन है, थीम काफ़ी मिल जाए। इट इज़ नोटिसेबल दैट द थीम ऑफ द आर्ट ऑफ द डार्कनेस इज सिमिलर, इज अबाउट द सिमिलैरिटी विद द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। मैंने बोला था उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सिविलिटी मेक्स द बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें भी बताया गया किस तरह से सिविलाइज करने की बात चल रही थी। उसमें दो ग्रुप में होते हैं बच्चे, है ना, कुछ प्लेन जाते हैं क्रैश हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं कुछ, है ना। उसमें जो एक जो ग्रुप है वो बारबरिक हो जाता है, जैसे कि अफ्रीका वाले होते हैं उस टाइप के, ठीक है, होते नहीं है पर दिखाए गए हैं उसमें। और दूसरा जो है वो सिविलाइज होने की सोचता है, वो सिविलाइज माने जाते हैं और फिर ये इन लोगों को सीख लेते हैं। तो इस तरह का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसी पे ही डिसाइड है, तो आप इसको एज एन ऐड करके आ सकते हो कंक्लूजन में भी, एंड में। बाकी देखते चलो स्लाइड्स। यहाँ पे फ्लूइड का कंसेप्ट आ गया, देखो सेगमेंट फ्लूइड जिसका नाम है कई बार यहाँ
तो सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने साइको एनालिसिस जैसा कंसेप्ट दिया था एंड फादर ऑफ साइको एनालिटिक भी कहते हैं इन्हें, इनका ही कंसेप्ट है दैट इज़ द ई देन ईगो एंड सुपर ईगो। अगर आपने कभी पढ़ा हो साइकोलॉजी में, पर वो साइकोलॉजी तक नहीं है, वो बाकी सब में यानी पेंटिंग वाली दुनिया में, आर्ट एंड कल्चर में, सब में चलता है वो। और हर नॉवल में तो तकरीबन, हर नॉवल नहीं कह सकते, पर जो भी नॉवल 1900 के बाद में, उसमें काफ़ी नॉवेल्स में देखने को मिलता है इनके इस कंसेप्ट को लगाना होता है। तो देखो, द मिनिमम यूनिट ऑफ ए सोसाइटी इज़ ए पर्सन, दैट व्हाट इज़ ए कनेक्शन बिटवीन ए मैन एंड सोसाइटी। मैन एंड सोसाइटी के बीच में कनेक्शन होता है, सभी को पता है, दैट इज अगेन द डीप कनेक्शन। मैन मेक्स सोसाइटी एंड द सोसाइटी मेक्स द मैन। इन आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। जिस तरह का इंसान होगा वैसा समाज बनेगा, जैसा समाज बनता जाएगा उस तरह के और इंसान चलते रहेंगे। तो डज दिस सेल्फ वुड बिकम द डिस्टॉर्टेड, कहते हैं कई बार सेल्फ जैसा कंसेप्ट, अपने आप की वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाती है, सबलिमेट हो जाती है, रिस्ट्रेंड हो जाती है ना, ख़त्म हो जाती है एक तरह से। और जैसे कि कुछ मेन कैरेक्टर था इसमें, वो एक एनलाइटेड मैन था, पेंटर था, पोइट था, और चीफ अकाउंटेंट ने उसने कई बार बोला था कि एक रिमार्केबल इंडिविजुअल है ये। पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो एकदम से बदल गया? तो फ्रूड ने बोला, लाइफ इज़ टू हार्ड फॉर अस, इट ब्रिंग्स टू मैनी पेन्स, डिसअपॉइंटमेंट, इम्पॉसिबल टास्क। In order to bear, if we can dispense the palliative measure, the Quds was unable to marry his fiancée because of the financial constraint। अब बताया, देखो कुड्स के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, वो अपनी फियांसे से शादी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। ही जॉइन द बेल्जियन कंपनी इन दिस सर्च फॉर हिज डेस्टिनी, उसको ज्वाइन करा। कुड्स हैज़ बिकन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, वो हर चीज़ से धीरे धीरे दूर होता गया, और इस तरह से उसके एलिनेशन जैसे कंसेप्ट ने उसकी आइडेंटिटी को शेप करना शुरू कर दिया। और फ्रूड ने फिर कहा कि सिविलाइजेशन डिस्क्राइब द होल सम ऑफ द अचीवमेंट एंड द रेगुलेशन। एक सिविलाइजेशन अगर कनेक्टेड हो तो एक बंदा जो है वो एक स्ट्रीमलाइन वे से मूव करेगा, पर जैसे सिविलाइजेशन स्ट्रैंगुलेट हो जाती है, आईडी कंसेप्ट डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसे में नेचर जो है वो जो पक्का फ्लिप करती है, वो पक्का घूम जाती है नेचर, जो इसमें हमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है कोर्ट्स में देखने को मिलता है। As is में then court center the Africa is thought regarding to the society structure were more like the normal European, उन्हीं की तरह सोचता था, but as he was absolute ruler for the 9 year तक वो ruler रहा, those he thought gradually faded to become a more like what the Freud calls the original personality। अब उसकी रही नहीं, अब वो personality उसकी ख़त्म हो गई। Coates is an individual whose consciousness is dominated by the European ID, यानी ID means again that ID, जैसे ईद बोलते हैं, जिस तरह के यूरोपियन वाले ने डिज़ाइन दिया था उस तरह की उसकी सोच थी। ईदी को आप सोशल आइडेंटिटी समझो, ईद को। एंड ईगो कैन नॉट बैलेंस बिटवीन द टू ईद्स, और उसकी जो दो आइडेंटिटी बन चुकी थी, एक आइडेंटिटी वन, सोशल आइडेंटिटी वन, एक सोशल आइडेंटिटी टू, एक अफ्रीकन आइडेंटिटी और दूसरी यूरोपियन आइडेंटिटी, इसके बीच में वो मैनेज नहीं कर पाया। और उसकी वजह से जो है उसका दैट दिस सेल्फ ड्राइव ऑफ द इरेशनल आइडिया एंड द मार्लोस आइडिया रिमेन्स इन द हार्मनी विद दिस ईगो एंड दी। उसके बाद क्या हुआ दैट ईगो कैन नॉट, उसका जो ईगो है वो बैलेंस नहीं हो पाया। ईगो का मतलब क्या होता है? जो एक एक्सपेक्टेशन होती है खुद के साथ। सबसे पहले देखो आईडी, जिसे हम सोशल आइडेंटिटी कहते हैं, सोशल आइडेंटिटी का मतलब समाज हमें कैसा समझता है। उसके बाद हम अपने को किस लेवल तक समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर ईगो। और अगर हम उसको सेटिस्फाई कर दें तो एक और लेवल जब ऊपर पहुंच जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी सुपर ईगो। ठीक है, तो सुपर ईगो तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। अगर यहाँ तक अगर पहुंच जाओ तो आपका सच में नाम हो जाता है। और ईगो क्या है? जो आपकी जो बेसिक जिस तरह से आप अपने आप को समझते हैं वो, पर उससे भी कुछ ज़्यादा कर जाना, दैट इज़ द सुपर ईगो। तो ये ईगो लेवल ही बैलेंस नहीं हो पाया उसके दोनों आइडेंटिटी के बीच में, जिस वजह से उसकी आइडेंटिटी दोनों कोलैप्स हो गई, एक न्यू तरह की आइडेंटिटी फॉर्म होने लगी। वही सब बातें इसमें बता रखी, वो अब यहाँ पे ग्रीन बार्ड हमेशा जिन्होंने इस्टेब्लिश करा था, एक मेजर एक न्यू हिस्टोरिसिस्ट माना जाता है। इनका मानना था, देखो ग्रीन बार्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग के हमेशा जो राइटिंग होती है दैट इज़ टोटली कनेक्टेड विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री और लिटरेचर अल्टीमेट एक पूरी तरीके से इंटरमिक्सड होती है और कनेक्टेड होती है, तो हम लिटरेचर को विदाउट हिस्ट्री के कनेक्शन से काट के उसे नहीं समझ सकते। ठीक है, वही बातें इसमें लिखी हुई है। स्लाइड होता है ना, इसमें बस मेन चीज़ ये ध्यान रखना। इसी तरीके से एक माइकल फुकोल्ट थे, जिसे मिशे फूको कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भी एडमिट करा था कि सिंपल जो पास्ट होता है वो कनेक्टेड होता है। और माइकल फुकोल्ट को तो आप जानते होंगे, बहुत ही इनकी एक्सलेंट राइटिंग होती है, कई सारे वर्क हैं इनके। एंड इज इंटरेस्ट ऑफ द इश्यू ऑफ द पावर, एपिस्टेमोलॉजी, सब्जेक्टिविटी, आइडियोलॉजी, इन्होंने भी यही बात बोली थी कि दैट ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ से दो लिखते हैं कि टोटली हिस्ट्री कनेक्टेड। अब ये इसका मतलब जो कॉन्रेड की राइटिंग है, ये हम एक तरह की उस समय की हिस्टोरिकल राइटिंग पढ़ रहे हैं।
तो इस समय उस समय की हिस्ट्री कुछ ऐसी रहती होगी, ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मिशेल फूको हो गए, सिगमंड फ्रॉइड हो गए, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े जो हैं हमारे पास साइको एनालिसिस के जिस तरह के और साइकोलॉजी के फ्रेम के राइटर्स और कुछ बहुत बड़े-बड़े क्रिटिक्स, उन सब की बातों से लगता है कि दोनों चीज़ कनेक्टेड हैं, तो ये गलत नहीं होगा कहना कि उस समय की हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन है कॉनरेड की राइटिंग द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ऐसे ही कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स एज एन पीस ऑफ एज एन इकोनॉमिक बेसिस, वो इकोनॉमिक बेसिस पे समझते हैं इसे। तो इकोनॉमिक बेसिस के थ्रू भी ये राइटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट है, जिसमें बताया जा रहा है किस तरह से ड्रेन किया जा रहा था अफ्रीका को ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और आपस में जो यूरोपियन नेशन उनकी जो कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, compete कर रही थी इस वजह से, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा एक वेल्थी नेशन दिखा सके। तो वेल्दी कंट्री दिखाने के लिए उन्होंने अफ्रीका को प्लंडर करना शुरू कर दिया, और यहाँ से हम समझ सकते हैं दिस इज़ अगेन द हिस्ट्री। और इकोनॉमिक कहना कि देखो, इकोनॉमी में चेंज आता है तो हिस्ट्री में अपने आप चेंज आने लग जाता है, क्योंकि सब कुछ लेना देना इकोनॉमी से होता है। और हिस्ट्री में चेंज आएगा तो लिटरेचर में भी आएगा। तो बात अगर मैं इकोनॉमी से कनेक्टेड करूँ या हिस्ट्री से कनेक्टेड करूँ, तो बात दोनों एक ही है। अब देखो, तो इस वाली इसको भी और देख लेते हैं। कॉनरेड की जो राइटिंग है वो इवोल्यूशनरी थ्योरी को डिज़ाइन देती है। इवोल्यूशनरी थ्योरी कौन सी है? या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं इसे, थ्योरी ऑफ या सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट भी कहते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, या द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू, ये सारी थ्योरी किसकी हैं? डार्विन की। तो यही है डार्विन की थ्योरी। 1859 में डार्विन की थ्योरी आई थी, और ठीक इससे 20 साल के बाद 1899 में हार्ट ऑफ डार्कनेस आई। इस थ्योरी ने साइंस और एक तरह के कल्चर का इम्पैक्ट दिखाया, तो ऑलमोस्ट कल्चर को डिसॉल्व भी कर दिया गया। तो कल्चर इन सिंपल मानना था डार्विन का कि हम सारे जो ह्यूमंस भी एक तरह के एनिमल थे पहले, और हम सब आपस में लड़ा करते थे दो तीन चीज़ों को लेके, यानी एक तो फूड खाने को लेके, ठीक है, दूसरा शेल्टर रहने को लेके, और तीसरा जो है मीटिंग यानी सेक्स को लेके। और इन तीनों को लेके हम आपस में लड़ाई होती है। और जो भी सबसे आज जितने भी धरती पे स्पीसीज़ दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज़ रहे होंगे, क्योंकि यही सर्वाइव कर पाए। तो हम भी एक तरह के एनिमल है, तो क्या कल्चर क्या कुछ और इसमें देखने को मिलता है आपको, बिल्कुल ऐसे। इसकी वजह से ये जो राइटिंग है और शेप में आ गई पूरा। अगर मैं बोलूँ तो डिज़ाइन में इसका जो बैकबोन है, स्पाइन है, वो कहीं ना कहीं डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कैनिबल देखने को मिलते हैं, और कैनिबल्स क्या है? सिंपल एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, क्योंकि जानवर है, जानवर तो खा सकते हैं। और सेकंड, किस तरह से अफ्रीका को प्लंडर किया जा रहा था, वहाँ के लोगों के साथ ट्रीटमेंट की जा रही थी। क्यों? क्योंकि सिंपल लड़ाई हो रही है भाई, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, और अपनी सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मार दो, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं। एक दूसरे को मारो काटो, है ना, जिंदा रहो। जो यहाँ जिंदा रहेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज रहेगी, वही अपने प्रोजेनी यानी आने वाले बच्चों को जन्म देगी, और फिर वही आगे जाके सर्वाइव करेंगे। इस तरह के आइडिया के आ चुका था। जबकि 1859 से पहले ह्यूमैनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जहाँ माना जाता था कि विद वी ह्यूमन्स आर द फेस ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, हम भगवान का चेहरा, एक तरह से हम भी भगवान के बेटे हैं, भगवान का चेहरा है धरती के ऊपर। पर बाद में जब पता चला कि हम सब जानवर हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे सोसाइटी में, जहाँ के जीबी शॉ भी एक्टिव है इस समय, ग्रेट बर्नार्ड शॉ, जिन्होंने मिसेस वैरेंस प्रोफेशन, यानी एक मिसेस वैरन के प्रोफेशन को कवर पेज पे उतार दिया। और मिसेस वैरन का प्रोफेशन क्या है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, और प्रोस्टिट्यूट जैसे जो है कवर पेज पे आने लगे। यहीं से पता चलता है सारी राइटिंग जो है और सब कुछ इतना खुलापन आ चुका था, जिस वजह उसी एज के दौरान ही हार्ट ऑफ डार्कनेस को भी डिज़ाइन दिया गया, विक्टोरियन एज में। इसे पीछे वाली स्लाइड में काफ़ी मैंने बता दिया, डार्विन की थ्योरी, द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वही सारा कुछ दिमाग में रखो। ऐसी ऐसी हर्बर्ट स्पेंसर की द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, वही सब रखो दिमाग में, से हो जाएगा। और रुडियर्ड किपलिंग की इस तरह से वाइट मैन, और जो वाइट मैन जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, इंग्लैंड के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके अंदर उनके अंदर इम्पीरियलिज्म जैसा वो है, वो रॉयल ब्लड के होते हैं, वो लोग ही दूसरों को सिविलाइज करेंगे। इस तरह की जब लाइन सबके सामने आ गई, तो वो और यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ दो चीज़ का एक एक्सेलेंट ब्लेंड है, डार्विनिज्म और इम्पीरियलिज्म, इन दोनों का ब्लेंड देखने को इस राइटिंग में मिलता है। बाद यहाँ पे कुछ क्रिटिक उनके जैसे निशे आ गए, ब्लेक, है ना, इन सब की, और ये बता रखा है कि किस तरह से सोशल आइडेंटिटी हमारी कल्चर में एग्जिस्ट करती है। तो नॉर्मल इसमें लिख लो, सोशल आइडेंटिटी कल्चर में एग्जिस्ट करती है, और कल्चर से जो अपरूट हो जाता है तो सोशल आइडेंटिटी खत्म। वही वाली बात बता रखी, सेम। कंक्लूज़न है, आराम से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी, कंक्लूज़न ऐड करने में आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ से आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, पूरा कंक्लूज़न का ही चल रही है स्लाइड, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग की कुछ बेस्ट लाइन्स अगर उठानी है, वो भी आप कंक्लूज़न से भी उठा सकते हो।
और बाकी एट दी एंड किस तरह से क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में लिखना है, वो सारे इसमें बहुत ही एक्सलेंट पॉइंट्स हैं। उन सारे पॉइंट्स को आप नोट करो और बिल्कुल हमेशा जो है कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी एंडिंग इसी में से कुछ लाइन्स उठा के आपको करनी है। हर डिफरेंट जितने भी एंगल से अलग अलग एंगल के थ्रू रीड कर लेना और प्लीज़ इसी से ही आपको एंडिंग करनी है। याद रखना जो भी 20 नंबर के या 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उसकी एंडिंग आपको इसी में। ये अलग बात है कि आप कंक्लूज़न ना लिख के हेडिंग नहीं डालना, कंक्लूज़न मत डालो, पर एट दी एंड आपको इसी के थ्रू ही करना है ना। बस देख, और ये आप पहुंच गए बिल्कुल लास्ट स्लाइड है ना, तो ये 74th नंबर की स्लाइड है। तो वैसे जल्दी कवर कर लिया हमने, ठीक है। द टाइटल ऑफ द बुक इज़ अ मेटाफर द रियल डार्कनेस इज़ नॉट इन द अफ्रीका बट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरोप इट इज़ एसोसिएटेड विद द इविल ऑफ द कॉन्गोस colonizer and this mistreatment of the native the heart of the darkness will remain as one of the most profoundly significant landmark between the European and the Africa। कितनी प्यारी प्यारी लाइन्स है। ये तो टाइटल पे कमेंट है, ये भी कर लेना, ठीक है। और एक किंग लियोपोल्ड दिखा रखा है, ठीक है। ये कहाँ का रूलर था, अगेन बेल्जियन कॉन्गो का, ठीक है। तो उसको किस तरह से उसकी कंडीशन को ठीक है, वो लेपोल्ड को हटा के और फिर ब्रिटिशर ने किस तरह से कॉलोनाइज़ किया था, वो सब है इसमें। पर ये इसमें नहीं जाना लेपोल्ड पे ज़्यादा, पर हाँ जितने पॉइंट्स अच्छे अच्छे उन सबको ज़रूर लिखना। और हार्ट ऑफ डार्कनेस यहीं पे ख़त्म होती है। सच में एक ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई, है ना, क्योंकि इसे कंट्रोल कर लिया हमने, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। और अगर आपको कोई भी इसके और रिक्वेस्ट सिलेबस को ज़रूर पोस्ट किया करो इस ईमेल आईडी पे, या फिर आप इस नंबर पे कर सकते हो, या फेसबुक आईडी पे आप इससे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे फीली और विंग्स से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इनमें से कहीं पे भी मुझे मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। और बाकी तो आप ये देख सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, है ना, देखने के लिए थैंक। और इसको शेयर जरूर कर देना यार, ताकि ये क्रीम लेयर पे आ सके ये पूरा चैनल। एक बार अगर क्रीम लेयर पे आ गया फिर तो ये फाइनली ये मूव करता रहेगा, और मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। और कोई गाइड वाइड की ज़रूरत नहीं है ख़रीदने के लिए, इसमें काफ़ी मटेरियल्स ऑलरेडी हैं, तो इसको एक बार देख जाना और इससे परफेक्ट हो जाएगी आपकी पूरी, ठीक है। थैंक यू।